चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल नीड। बेसिकली आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग एंट्रल न्यूट्रिशन। और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसको ना एक क्लास में ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आई वॉज थिंकिंग कि हाँ, इसको थोड़ा स्किप करके जाएंगे। मतलब एंट्रल न्यूट्रिशन, हालांकि इसमें क्लास ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपडेट बता दें, क्योंकि क्वेश्चन जो इस वाला नर्सेट में पूछा था ना, वो ये पूछा था कि एनजी ट्यूब में जब मेडिकेशन देते हैं ना, वो कितना टोटल अमाउंट का फ्लूइड दिया जाता है। तो ऐसा वाला एक क्वेश्चन पूछा था। और उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये थोड़ा सा नया वाला कंसेप्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, उस हिसाब से फिर हम बात करके चलेंगे। आज बात करेंगे रिगार्डिंग एंट्रल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्लास हम पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। पॉसिबल होगा तो परसों तो क्लास हो सकता है, अगर कल पॉसिबल है तो कल क्लास लेंगे, अदरवाइज परसों क्लास लेंगे रिगार्डिंग पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। आई विल लेट यू नो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला वाला थ्योरी कंप्लीटली जो वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा एक बार चेक कर लें रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। चलिए चलो तो शुरू करते हैं पहले न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। न्यूट्रिशन का पहला वाला क्वेश्चन ये आता है कि कैसे हम असेसमेंट करें कि न्यूट्रिशनल जो बैलेंस है हमारा बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी है। तो असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन की हमारा कमी है न्यूट्रिशन का या फिर ठीक है, तो वो जानने के लिए हमारे पास क्या क्या असेसमेंट टूल है। तो पहला वाला टूल है हमारे पास, वो है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। अच्छा, ये क्लास से पहले ही मैं बता देता हूँ, मतलब डोंट रन फॉर मेकिंग योर नोट। आज का जो क्लास है इसमें नोट बनाने के पीछे मत जाओ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्लास पहले समझो, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एंड में ये पीडीएफ मैं शेयर करूँगा, और जो पीडीएफ को लेके तुम बाद में आइदर पीडीएफ से पढ़ सकते हो या फिर तुम अपना खुद का नोट बना सकते हो। सो आज अपना मर्जी के हिसाब से जो भी कर सकते हो। तो पूरा ध्यान जो है, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि हाँ तुम्हें लिखना चाहिए वो पॉइंट लिखो, या फिर तुम्हें जो लग रहा है कि हाँ ये वाला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है वो वाला पॉइंट लिख सकते हो। अदरवाइज़ पूरा क्लास का जो नोट है मैं भेज दूंगा आपको, तो इसमें नोट करने का कोई ज़रूरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो मतलब बोलने का ये मतलब है, पहले कंसेप्ट समझो, उसके बाद अपना नोट बना सकते हो। तो पहले समझते हैं असेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन में हमें असेसमेंट करने के लिए क्या साधन है हमारे पास या टूल है। पहले है मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, या अदरवाइज हम इसे बोलते हैं ना मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, MUSC ज़्यादातर जो बोला जाता है। मैंने एक क्लास लिया हुआ है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PM वाला क्लास। वहाँ पे देखोगे तो MUSC के रिगार्डिंग ज़्यादा अच्छा से मैंने वहाँ पे बताया हुआ है। MUSC को लेके कैसे हम माल न्यूट्रिशन को क्लासीफाई करें, कैसे साम और माम बच्चा जो है ना वो पीडियाट्रिक वाला केस में कैसे क्लासीफाई करें, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन को कैसे क्लासीफाई करें, कैसे एक्यूट है कैसे क्रोनिक है, और एक्यूट को कैसे साम एंड माम के हिसाब से क्लासीफाई करें, वो सारे डिटेल वहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे वो हमारे लिए वो फोकस पॉइंट है नहीं, तो इसलिए मैं अभी के लिए इसको थोड़ा सा स्किप करूँगा। नंबर 2 आते हैं ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड थिकनेस। ट्राइसेप का स्किन फोल्ड थिकनेस, या फिर सिंपली बोलें तो स्किन फोल्ड थिकनेस यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए डिवाइसेस आता है, लैंजेस कैलिपर आता है, वो लैंजेस कैलिपर को लेके हम देख सकते हैं, ठीक है। और बॉडी मास इंडेक्स जिसे बोलते हैं बेसिकली BMI का फॉर्मूला पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय BMI? आई मीन BMI का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? weight by height square in meter square. BMI फॉर्मूला बता दो। वेट kg यस डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाँ ये ना बोलो, हाइट की क्या होना चाहिए, इन मीटर होना चाहिए, ठीक है। और इसका मैं अगर बोलूँ BMI का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, कौन बोलेगा? BMI का क्लासिफिकेशन नॉर्मल क्या है बताओ पहले तो। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज 18.5 टू 24.9, ठीक है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर BMI क्लासिफिकेशन, ठीक है। नॉर्मल इज 18.5 टू 24.9, राइट। इज इट क्लियर? अगर कहीं पे मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं नॉर्मल को ऐसे 18.5 टू 24.9, ये हो गया हमारा नॉर्मल,
ठीक है। अगर 18.5 से नीचे जाता है, लाइक 16 to 18.4, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? अंडरवेट। Underweight. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अंडरवेट, राइट। लेस देन 16 इज कॉल्ड सीवियरली अंडरवेट। सीवियरली अंडरवेट, ठीक है। 24.9 तक तो नॉर्मल है। अगर 25 हो गया, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ओवरवेट। 25 to 29.9 कॉल्ड एज व्हाट? ओवरवेट। क्लियर? अभी जहां पे 29.9 तक चला गया, उसके आगे क्या जाएगा? 30 to 34.9 कॉल्ड मॉडरेटली ओबेस। मॉडरेटली ओबेस, ठीक है। 34.9 तक चला गया, आगे जाएंगे 35 to 39.9 कॉल्ड सीवियरली ओबेस। ठीक है। एंड मोर देन इक्वल टू 40 इज कॉल्ड एज व्हाट? मॉर्बिड ओबेस और मॉर्बिडली ओबेस, जो भी बोल सकते हैं। मॉर्बिडली ओबेस मतलब सीवियर से ज़्यादा। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द BMI, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्या? असेसमेंट करने के लिए न्यूट्रिशन को हमारे पास जो फोर्थ टूल है वो है एल्बुमिन। सबसे बेस्ट मेथड है एल्बुमिन मेजरमेंट करना इन केस ऑफ सर्जिकल पेशेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। फॉर सर्जिकल पेशेंट्स द बेस्ट मेथड फॉर असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन विल बी योर एल्बुमिन मेजरमेंट, राइट। अभी क्या हो गया हमारे पास? न्यूट्रिशन असेसमेंट करने के लिए क्या क्या साधन है, क्या क्या टूल है हमारे पास? एक है क्या? मिड आर्म सर्कमफेरेंस, दूसरा स्किन फोल्ड थिकनेस, तीसरा BMI, फोर्थ एल्बुमिन। करेक्ट? कोई डाउट यहां तक बता दो? चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिगार्डिंग हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे हम पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएं। तो हमारे पास दो तरीका है। एक है क्या? एंट्रल न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरेंट्रल न्यूट्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रल न्यूट्रिशन? एंट्रल इन द सेंस जहाँ पर विल एडमिनिस्टर द न्यूट्रिएंट थ्रू द GI ट्रैक्ट। ये सारा होगा जो कि GI ट्रैक्ट के साथ हम, मतलब GI ट्रैक्ट के अंदर हम खाना पहुँचाएंगे। जहाँ पर GI ट्रैक्ट से बाहर हो गया, दैट इज कॉल्ड एज पैरेंट्रल न्यूट्रिशन। एक्सेप्ट GI ट्रैक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं, एक्सेप्ट GI ट्रैक्ट कहीं पे भी तुम दे रहे हो, दैट्स कॉल्ड एज योर पैरेंट्रल न्यूट्रिशन। कोई डाउट है क्या? नो सर। नहीं। सिर्फ फीडिंग मतलब क्या? ओरली हम जो फीडिंग देते हैं, मतलब जो खाना नॉर्मली हम खाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिप फीडिंग। हो सकता है हम मतलब ये खाना दे दें पेशेंट को कि तुम ओरली ये वाला खाना लो, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिप फीडिंग। ट्यूब फीडिंग के थ्रू भी खाना पहुंचा सकते हैं। क्या हो गया? जैसे कि NG ट्यूब, जैसे हम रायल्स ट्यूब बोलते हैं। हो सकता है कि नाजो जेजुनल ट्यूब फीडिंग, या फिर इसे कभी कभी क्या बोलते हैं? FJ फीडिंग बोलते हैं। FJ मतलब क्या? फीडिंग जेजुनल। गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब फीडिंग करा सकते हैं थ्रू द PEG ट्यूब, ठीक है। जेजुनोस्टोमी फीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। जेजुनोस्टोमी करा सकते हैं। कौन बताएगा व्हाट मीन बाय PEG ट्यूब? फुल फॉर्म कौन बताएगा? PEG ट्यूब फुल फॉर्म। PEG ट्यूब का फुल फॉर्म क्या है? यह है परक्यूटानियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी। परक्यूटानियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी मतलब क्या समझ में आ रहा है? व्हाट डू मीन बाय गैस्ट्रोस्टोमी? स्टोमी मतलब, गैस्ट्रो मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय गैस्ट्रो? गैस्ट्रो मींस स्टोमक। रिमूवल ऑफ, बिल्कुल नहीं, रिमूवल कौन बोला? गैस्ट्रेक्टोमी। व्हाट डू मीन बाय गैस्ट्रेक्टोमी? एक्टोमी मतलब क्या है? रिमूवल। जहां पर एक्टोमी है वो है रिमूवल। स्टोमी मतलब स्टोमा मतलब क्या? स्टोमा मतलब ओपनिंग, राइट? ओपनिंग। what you are doing, you are making artificial opening in the stomach, है ना? बोलो, आर्टिफिशियल ओपनिंग बना रहे हो स्टोमक के अंदर। परक्यूटानियस मतलब क्या? परक्यूटानियस, पर मतलब थ्रू, पर मतलब क्या आ रहा है? पर मतलब थ्रू। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्यूटानियस? क्यूटानियस मतलब थ्रू स्किन।
हाँ या ना। सो एब्डोमेन के थ्रू तुम एक ओपन कर रहे हो, एब्डोमिनल स्किन के थ्रू एक क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, और ओपन करके स्टोमक को ओपन कर रहे हो और उसके अंदर डायरेक्टली डाल रहे हो एक ट्यूब। वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। जहाँ पर ओस्टोमी लगा है, व्हाट मीन बाय ओस्टोमी, ओस्टोमी मतलब है ओपनिंग बनाना, ओस्टोमी मीन्स ओपनिंग, ठीक है। बात समझ में आ रहा है क्या? सो दिस आर टेक्निक्स वी हैव, हमारे पास इतना टेक्निक्स हैं एंट्रल न्यूट्रिशन के लिए। क्या है, डायरेक्ट ओरल फीडिंग करा सकते हैं या फिर ट्यूब फीडिंग, जैसे हो गया क्या, नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग हो गया, नाजोजेजुनल ट्यूब फीडिंग हुआ, गैस्ट्रोस्टोमी हो गया, या फिर जेजुनोस्टोमी फीडिंग हुआ। अगर हम पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, पेरिफेरल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, सेंट्रल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, या पीआईसीसी। पीआईसीसी का मतलब क्या है, कौन बोलेगा? पीआईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, कौन बोलेगा? पीआईसीसी लाइन जिसे बोलते हैं बेसिकली, पेरिफेरली इंसर्टेड, Peripherally inserted central catheter. पेरिफेरली इंसर्टेड, Central catheter. यस, सेंट्रल कैथेटर। कहाँ कहाँ पर लगाते हैं बेसिकली यहाँ पे पीआईसीसी लाइन कहाँ पर लगाते हैं, बेसिलिक वेन। पढ़ेंगे आगे हम, जो नेक्स्ट वाला क्लास होगा ना, नेक्स्ट वाला क्लास हम जब पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। आज हम सिर्फ एंट्रल न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग बात करेंगे, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन नेक्स्ट क्लास में होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं एंट्रल न्यूट्रिशन में, वो कवर नहीं कर पाएंगे। और पेरेंट्रल न्यूट्रिशन इसके साथ अगर जुड़ जाएगा तो फिर और थोड़ा सा क्या है ना, बाउंस होके जाएगा दिमाग के ऊपर। तो इसलिए सोचा कि मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ना करें, थोड़ा सा सिंपल रखें, और आगे फिर पेरेंट्रल न्यूट्रिशन को थोड़ा आराम से बताएंगे। तो एक हो गया, जब हम पीआईसीसी लाइन लगाते हैं तो कहाँ पर लगाते हैं, बेसिलिक वेन हो गया। नंबर 2 क्या, सेफालिक वेन, ठीक है। नंबर 3 ब्राकियल। सो मोस्ट कॉमनली दीज 3 वेन्स आर यूज्ड, जो कि सबक्लिवियन वेन का एक ब्रांचेस हैं। सबक्लिवियन वेन से आता है एक्सिलरी वेन, उसके बाद ये 3 ब्रांचेस आता है। सेंट्रल कैथेटर जब लगाते हैं, सेंट्रल कैथेटर, तो कहाँ कहाँ पर लगाते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन हो गया, सबक्लिवियन वेन हो गया, और कहाँ पर लगाते हैं, एक हो गया फीमोरल वेन, ठीक है। सो ये तीनों जगह पे हम बेसिकली सेंट्रल कैथेटर लगा सकते हैं। इसके अंदर हम पार्शियल न्यूट्रिशन या फिर टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन दे सकते हैं। एक आता है पार्शियल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन और एक आता है टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। दो तरीके का आता है। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कैसे वो पार्शियल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन क्या है, वो कैसे एडमिनिस्टर करें, टीपीएन क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो हर चीज़ हमें जानना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसलिए थोड़ा सा हड़बड़ी में इसको समझना मतलब है कि मतलब मैं तो पढ़ा के चला जाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि आगे जाके एग्ज़ाम में थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि इससे समझना थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ या ना बोल दो, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलो आगे फिर बढ़ते हैं। ये वाला ट्यूब का नाम बता दो, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड NG tube. एनजी ट्यूब। वेरी गुड, एनजी ट्यूब बोलते हैं, एनजी ट्यूब बोलते हैं या फिर रैल्स ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। रैल्स ट्यूब या फिर एनजी ट्यूब बोला जाता है। दिस आर द ट्यूब्स यूज्ड टू इंटूबेट द स्टोमक। स्टोमक इंटूबेशन के लिए ये सारे ट्यूब्स हमारे लिए चाहिए। तो एनजी ट्यूब का कलर कोडिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मैंने एक स्पेशल क्लास लिया हुआ है, कलर कोडिंग वाला क्लास। वो क्लास में हर चीज़ मैंने कलर कोडिंग, जितना हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जितना कलर कोडिंग के रिगार्डिंग, वो सारे एक ही क्लास में मैंने बताया हुआ है। वो चाहे तुम्हारा एयरवे का हो, वो चाहे BMW का हो, या फिर वैक्यू टेनर का हो, या फिर वो चाहे रैल्स ट्यूब का हो, या फिर मतलब कोई कैथेटर का हो, या फिर यूरिनरी कैथेटर जैसे फॉलिस कैथेटर का हो, एंड आईवी कानूला का हो। वो सारे चीज़ वहाँ पे एक ही क्लास के अंदर, कलर कोडिंग वाला एक क्लास है, वहाँ पे हर चीज़ मैंने बताया हुआ है विथ निमोनिक। निमोनिक मतलब ट्रिक है कैसे हम इसको याद रखें, ठीक है। सो नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग का जो कलर कोडिंग है, वो क्या क्या कलर कोडिंग है, एक एक करके देख सकते हैं। पहला वाला है नंबर 6 साइज है, 6 साइज का है लाइट ग्रीन कलर का, 8 है ब्लू कलर का, उसके बाद ब्लैक, उसके बाद वाइट, डार्क ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, वायलेट एंड लाइट ब्लू। सो शुरू होता है 6 से, एंड होता है 24, ठीक है। और दो हम बढ़ा के जाएंगे, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड
24। तो ये हो गया सारा साइज़ एंड उसके हिसाब से फिर कलर कोडिंग। इसमें कोई मुझे ना ज़्यादा बताने का ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। रीज़न ये है कि इसको मैं बताऊँगा तो क्या बताऊँगा, एक तो निमोनिक बता सकता हूँ कि हाँ मतलब ये कलर कोडिंग का ये निमोनिक पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कि हाँ मतलब ये चीज़ बताने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, राइट। अब ये रल्स ट्यूब का साइज़ के हिसाब से अगर बात करें तो ये मैं एक निमोनिक शायद बताया था सब लोगों को, एक है क्या निमोनिक था? यस सर, LBBW आई थिंक सो कि मैंने बोला था LBBW बोरी वेरी बैड, वेरी बैड ऐसे करके मैंने कुछ बताया था निमोनिक। LBBW गोरी वेरी बैड, अगर कलर कोडिंग वाला क्लास किसी ने देखा हुआ है तो ये मैंने बताया हुआ है। अगर मैं ये बोलूँ मतलब वो चाहे फॉलिस कैथेटर का तुम ले लो या फिर रल्स ट्यूब का ले लो, सक्शन कैथेटर का ले लो, ऑलमोस्ट ये सारे चीज़ का वो 10 से लेके 24 तक ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। 10 से लेकर आगे सेम ही है, मतलब तुम एक ही चीज़ याद रखो। एक ही चीज़ क्या मैंने बोला, एग्जाम्पल के तौर पर LBBW, ठीक है, ZORY गोरी वेरी बैड, ठीक है। मैं अगर नंबर बता के चलूं तो पहला वाला ये क्या आएगा, L मतलब लाइट ग्रीन कलर का है, ये 6 नंबर का होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है क्या, लाइट ब्लू कलर का, यह आएगा 8 नंबर। नेक्स्ट ब्लैक आएगा क्या, 10 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आएगा वाइट 12 नंबर। नेक्स्ट G आता है ग्रीन कलर वाला, ये आता है 14 नंबर। O आता है ऑरेंज, ये वाला आएगा 16। R मतलब रेड, ये आएगा 18। Y स्टैंड्स फॉर येलो, यह आ जाएगा 20 नंबर। V मतलब वायलेट कलर का, यह आ जाएगा क्या बताओ, 22, राइट, वेरी गुड। एंड बैड का पहला लेटर B, ठीक है ना, वह कौन सा वाला आ जाएगा, B मतलब डार्क ब्लू कलर का, यह आ जाएगा 24 नंबर का। अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे ना एक ही सिर्फ 6-8 को छोड़ दो, 10 से लेके 24 तक, ठीक है ना, 10 से लेके 24 तक, जैसे कि मान के चलते हैं एक हो गया फॉलिस कैथेटर का। फॉलिस कैथेटर एक ही निमोनिक याद रखो, वो 10 से लेके 24 तक सेम कलर कोडिंग है, एक ही निमोनिक याद रखोगे। फॉलिस कैथेटर 10 से लेके शुरू होता है 10 से और एंड होता है 26 में एंड होता है। 26 वाला आता है ब्लैक, इसी का इसका 10 शुरू होता है ब्लैक, 26 इसका ब्लैक आता है। थोड़ा सा मतलब ट्रिक लगाओगे, ऑलमोस्ट सेम ही है, 10 to 24 तक हर एक का सेम ही है। सक्शन कैथेटर का ले लो, वो भी सेम ही है, ठीक है। तो ये अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। सक्शन कैथेटर हो गया, फॉलिस कैथेटर हुआ, रॉयल्स ट्यूब हुआ, ये सब का 10 से लेके 24 तक सेम ही कलर कोडिंग है। तो एक ही मतलब अगर निमोनिक याद रखोगे, सक्शन कैथेटर का हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा रॉयल्स ट्यूब का हो जाएगा, फॉलिस कैथेटर का हो जाएगा, बस एक ही निमोनिक याद रखना, ठीक है। तो आई थिंक सो कि नासोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग का कलर कोडिंग के साथ कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। 6 से 24 तक है और इसमें कलर कोडिंग ऐसा है, LBBW गोरी वेरी बैड, इतना याद रख लो, हो जाएगा बाकी सारा। आगे बढ़ रहे हैं, रॉयल्स ट्यूब के रिगार्डिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी जो हमें इम्पोर्टेंट है और जानना ज़रूरी है, वो है रॉयल्स ट्यूब का लेंथ। अगर ये NG ट्यूब है तो NG ट्यूब का जो लेंथ है विल बी अप्रॉक्सीमेटली 105 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर। इसका मतलब है अगर हम नोज टू कहाँ तक जाते हैं, नोज टू स्टोमक तक जाते हैं, तो इसका लेंथ कितना होगा, विल बी अराउंड 105 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर। अगर हम जेजुनम तक पहुँचें, स्टोमक से फिर हमें जेजुनम तक जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा तुम्हें 30 सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर हमें नाक से स्टोमक तक जाना है तो हमें कितना सेंटीमीटर चाहिए, 105 टू 120 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 120 ले लो, मतलब अपर लिमिट ले लो। अगर हमें नाजो जेजुनम ट्यूब लगाना है तो फिर हमें लेंथ कितना ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 30 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा कि अगर NG ट्यूब का लेंथ हमें 120 सेंटीमीटर का मिलेगा, तो वैसे नाजो जेजुनम का जो ट्यूब है
उसमें 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मतलब अराउंड 155 सेंटीमीटर का ट्यूब लेंथ हो जाएगा अगर नाजो जेजुनल ट्यूब तुम्हें मिलता है। तो ये थोड़ा सा तुम्हें याद रखना पड़ेगा ट्रिक। कैलकुलेशन नाजो जेजुनल ट्यूब तुम्हें कैलकुलेशन के लिए बस जैसे नाक से लेके तुम ईयरलोब तक पहुंचते हो फिर जिफिस्टर्नम तक पहुंचते हो वैसे मेजरमेंट करना है और ऐड कर देना है 30 सेंटीमीटर। तो मतलब साथ में इसलिए बोला सो दैट यू कैन रिमेंबर। रैल्स ट्यूब का जो लेंथ है वो कितना है 105 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस। नाउ ऑल द रैल्स ट्यूब मोस्टली सारे ट्यूब के साथ मतलब ऑलमोस्ट हर ट्यूब के साथ एक रेडियो ओपेक लाइन होता है। रेडियो ओपेक लाइन मतलब ट्यूब ऐसा होगा, मान के चलते हैं ऐसे ट्यूब है, इसके ऊपर एक से एक लाइन होता है, ब्लू कलर का हो और ग्रीन कलर का हो, कोई भी एक लाइन ऐसे बनता है। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस लाइन? जब तुम बाद में जाके एक्सरे करोगे तो एक्सरे करने के बाद तुम्हें वो ट्यूब दिखाई देगा बिकॉज दिस इज रेडियो ओपेक। तो एक्सरे इसके साथ ना ये जो लाइन है ये लाइन को ये क्रॉस करके नहीं जा पाएगा, इसलिए ये लाइन एब्सोल्युटली दिखाई देगा, वाइट जैसा दिखाई देगा जब मतलब एक्सरे लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पास करके नहीं जाएगा तो वाइट बन जाएगा। तो ये रेडियो ओपेक लाइन इज इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द रैल्स ट्यूब। रैल्स ट्यूब का पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए बाद में ये रेडियो ओपेक लाइन हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो नाउ द रेडियो ओपेक लाइन इज इम्पोर्टेंट फॉर द रैल्स ट्यूब। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रैल्स ट्यूब? वी हैव फाइन बोर्ड ट्यूब्स। फाइन बोर्ड मतलब बोर मतलब क्या आता है? बोर मतलब होल, ठीक है, होल, छोटा होल वाला मिलता है या फिर लार्ज बोर ट्यूब्स, ठीक है ना। लार्ज बोर ट्यूब्स ये छोटा किस कहाँ तक बोलते हैं? जब तक 8 से 12 वाला, एंड 14 से ऊपर इसे बोलते हैं लार्ज बोर वाला ट्यूब, ठीक है। फाइन बोर ट्यूब्स आर प्रिफर्ड फॉर एंट्रल फीडिंग्स विच रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड यूज टू बी टॉलरेटेड बाय द नाजल म्यूकोसा। मतलब ये इतना छोटा है कि नाजल म्यूकोसा को ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगा। मोटा होगा तो नाजल जो म्यूकोसा है वो बार बार क्या होगा, फ्रिक्शन के साथ नाजल म्यूकोसा भी इरिटेट होगा और ख़राब होता जाएगा। पतला है थोड़ा सा, सो दिस इज टॉलरेटेड बाय द नाजल म्यूकोसा एंड ये लंबा टाइम के लिए जा सकता है, एंट्रल फीडिंग के लिए ठीक है। लार्ज बोर ट्यूब्स बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन एंड लैवेज। जब हमें स्टोमक का कंटेंट को रिमूव करना हो उस टाइम पे लार्ज बोर ट्यूब लगाया जाता है मोर देन 14 फ्रेंच का। दोनों में डिफरेंस याद रखना, पूछ सकता है एग्जाम में। सिलेक्शन ऑफ द लेंथ इन एडल्ट एंड चिल्ड्रेन, हमें कैसे जो नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब का लेंथ को सिलेक्शन करना है, वह चाहे एडल्ट वाला हो या फिर पेडियाट्रिक वाला केस में हो। वन इज कॉल्ड नेक्स मेथड। नेक्स मेथड इन एडल्ट्स। नेक्स मेथड मतलब क्या? नेक्स मतलब क्या? एन मतलब नोज, ठीक है ना, एनी मतलब नोज आता है, एक्स मतलब है जिफिस्टर्नम। सो नेक्स का मतलब क्या है? नेक्स का मतलब है एनी मतलब आता है नोज। नोज का पहला वाला लेटर है एन एंड लास्ट वाला लेटर है ई, तो एनी ले लिया। एक्स मतलब क्या आता है? जिफिस्टर्नम, ठीक है। याद रखने में आसानी होगा। कौन सा वाला मेथड आ गया? नेक्स्ट मेथड, ठीक है। एम आई ऑडिबल? Yes sir. Yes sir. तो पहला वाला मेथड हो गया हमारा क्या? नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड मतलब क्या? हमें पहले क्या करना है? मैंने बोला नोज टू ईयर। अच्छा, मैंने एक गलत बोल दिया क्या? नेक्स्ट मेथड मैंने गलत ये बोल दिया, नोज वाला। हाँ, मैंने ये गलत बोल दिया। ये हो गया क्या? एन मतलब नोज एंड ई मतलब है ईयर, E for ear. ईयर एंड एक्स मतलब है जिफिस्टर्नम, Dipisternum. ठीक है। नोज टू ईयर एंड देन जिफिस्टर्नम, दैट्स कॉल्ड नेक्स्ट मेथड, ठीक है। तो नोज टू ईयर एंड देन जिफिस्टर्नम इज कॉल्ड एज नेक्स्ट मेथड विच इज यूज्ड इन केस ऑफ एडल्ट। Then nose to around the earlobe and then to umbilicus. This is one more method. कभी कभी ये बोला जाता है कि अम्बलिकस का 1 इंच ऊपर, कभी बोला जाता है कि जिफिस्टर्नम टू अम्बलिकस के बीच में ले लो, मिड पॉइंट में। कभी बोला जाता है जिफिस्टर्नम से नीचे 1 इंच ले लो। तो बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन इज योर नेक्स्ट मेथड। विच वन? नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज द अप्रोप्रिएट टाइप, ठीक है।
नेमो मेथड इज प्रिफर्ड फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए कौन सा वाला मेथड है? नेमो मेथड। नेमो मतलब क्या आ रहा है? नोज टू ईयर, ठीक है, नोज टू ईयर, देन मिड पॉइंट बिटवीन द जाइफर्ड एंड द अम्बिलिकस, ठीक है। नोज टू ईयर, यहाँ पे एन मतलब है नोज, ई मतलब है ईयर, एम मतलब है मिड पॉइंट, ठीक है ना। मिड पॉइंट कहाँ पर है? जिफिस्टर्नम टू अम्बिलिकस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये कौन सा वाला मेथड है? फॉर चिल्ड्रेंस। फॉर चिल्ड्रेन ये नेमो मेथड अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा दोबारा बता दूं मैं यहाँ पे, तो कहाँ पे कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अडल्ट वाला केस है, कौन सा वाला मेथड रहेगा इम्पोर्टेंट? नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? नोज टू ईयर लोब, ईयर लोब, देन टू जाइफर्ड्स और जिफिस्टर्नम, ठीक है। जाइफर्ड प्रोसेस टू और जिफिस्टर्नम, वॉट एवर यू से। देन फॉर चिल्ड्रन हमारे के लिए कौन सा वाला मेथड है? नेमो मेथड, ठीक है। एन मतलब क्या आ रहा है? नोज, नोज टू ईयर और ईयर लोब यू कैन से। देन एम मतलब क्या आ रहा है? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बिटवीन व्हाट? मिड पॉइंट बिटवीन, हाँ, द जिफिस्टर्नम, जिफिस्टर्नम टू अम्बिलिकस। हाँ या ना बोलो? यस सर। सो दिस इज कॉल्ड नेमो मेथड। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तुम्हारे पास ना एक बच्चा आया या फिर तुम्हारे पास एक पेशेंट आया जिसका एज है अराउंड 10 ईयर्स या 12 ईयर्स, ठीक है, और तुम्हें नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का लेंथ मेजरमेंट करना है। सो हाउ विल मेजर इट? तो बेहतर मेथड जो है तुम्हारे लिए नेमो मेथड है फॉर चिल्ड्रन कंपेयर टू एडल्ट। अगर एडल्ट वाला क्वेश्चन पूछा है या फिर एज मेंशन नहीं किया या फिर पेशेंट के रिगार्डिंग डिटेल नहीं बताया गया जहाँ पर तुम्हें ये लगे कि ये बच्चा है या फिर एडल्ट है, तो तुम्हें ये मान लेना कि वो एडल्ट वाला पेशेंट है। द बेस्ट आंसर विल बी योर नेक्स्ट मेथड। अगर ये नहीं बताया गया क्वेश्चन में कि वो एडल्ट है या चिल्ड्रन है, अगर वो नहीं बताया गया, देयर इज नो क्लैरिटी, देन यू हैव टू गो विद द एडल्ट। अगर ये बताया गया कि वो चिल्ड्रन है, देन तुम्हें नेमो मेथड चूज करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? सो दोनों को कहाँ पर क्या आंसर देना है वो बताना। अगर एडल्ट वाला पूछ के नेमो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है, थर्ड वाला पॉइंट जो भी दिए, हर एक मतलब ये मान के चलें ये वाला ऑप्शन ए में है, ये वाला ऑप्शन बी, ये वाला ऑप्शन सी में है एंड डी, वट एवर इट इज, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे पास एक एडल्ट पेशेंट है, तुम्हें नासोगैस्ट्रिक ट्यूब का लेंथ मेजरमेंट करना है, तो तुम्हें कौन सा वाला चूज करना है? बताओ। नेक्स्ट वाला मेथड, क्योंकि एडल्ट वाला क्वेश्चन पूछा, सो द बेस्ट आंसर विल बी योर नेक्स्ट मेथड, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल पोजीशन टू इंसर्ट द रैल्स ट्यूब। रैल्स ट्यूब जब हम इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे कौन सा वाला पोजीशन है पेशेंट का जो कि बेस्ट है? तो कौन सा वाला? एक है सिटिंग पोजीशन विथ नेक फ्लेक्स्ड। फ्लेक्स मतलब क्या? बेंड टुवर्ड्स द चेस्ट, बेंडिंग टुवर्ड्स द चेस्ट, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर मान के चले अगर ऐसे पहले फ्लेक्स कर दिए उसके इंसर्ट करने से पहले, तो नहीं हो सकता। पहले क्या करना ना, मतलब नाजल कैविटी के अंदर डालना है। जब हम एडवांस करेंगे तब थोड़ा फ्लेक्स कराना है, मतलब पहले से फ्लेक्स नहीं कराना, ठीक है। द आइडियल पोजिशन टू इंसर्ट द रैल्स ट्यूब इज सिटिंग पोजिशन और द फॉलोअर्स पोजिशन। नेक्स्ट आते हैं कंफर्मेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द एनजी ट्यूब। हमने एनजी ट्यूब डाल दिया, उसके बाद डालने के बाद अभी कंफर्म करना है कि एनजी ट्यूब का जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पर है। मान के चलते हैं हमारा तो गोल था कि हमें स्टोमक तक पहुँचना है, क्या वो स्टोमक के पास पहुँच गया है? तो जानने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, क्या असेसमेंट तरीका है। तो पहला वाला मेथड है हमें जो बोलते हैं वो है ऑस्कल्टेशन मेथड, ऑस्कल्टेटिंग विद द स्टेथोस्कोप। कैसे मेजरमेंट करेंगे? In the epigastric region by simultaneously pushing air in an empty syringe through the external port of the tube.
हमारे पास एनजी ट्यूब का दो टाइप का आता है, एक है मतलब सिंगल लुमेन वाला और दूसरा डबल लुमेन वाला। जो भी है, जैसे लिवाइंस ट्यूब हुआ, लिवाइन ट्यूब जो कि सिंगल लुमेन वाला आता है, सिंगल लुमेन वाला क्या आता है, लिवाइन ट्यूब। ठीक है, अगर मैं ये बोल दूं कि डबल लुमेन वाला, जहां पर एयर वेंट एक रहता है, डबल लुमेन, वो हो गया सालेम सम्प ट्यूब, सालेम सम्प। ठीक है, तो जो भी हो, इसमें हमें क्या करना, जो सक्शन पोर्ट होता है इसका, जो मेन पोर्ट होता है, वो पोर्ट में एयर इंट्रोड्यूस करना है बाय यूजिंग ए सिरिंज। 10 ml वाला सिरिंज लो, उसमें क्या करना, एयर को इंसर्ट करना है, इंजेक्ट करना है, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस करना है बाय यूजिंग द मेन पोर्ट ऑफ द एनजी ट्यूब। अगर हमें एयर इंसर्ट करना है तो क्या होगा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन में हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे, लगा के सुनेंगे, जब ये एयर फ्लश होता है तो उस टाइम पे वो साउंड सुनाई देगा, हिसिंग साउंड सुनाई देगा। सो हमें एक कंफर्मेशन मिलेगा कि वो मतलब गैस्ट्रिक जो एनजी ट्यूब है वो स्टोमक के अंदर है। तो एक हो गया अस्कल्टेशन मेथड। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या हम एयर के जगह लिक्विड ले सकते हैं, लाइक वाटर या एनएस ले सकते हैं क्या? हाँ सर। क्यों नहीं ले सकते बताओ? सर अगर वो ट्यूब लंग्स में चला गया हो तो प्रॉब्लम होती है। वेरी गुड। अगर मान के चलते हैं, अगर ट्यूब लंग्स में गया हो, एयरवे में मतलब गया हो, तो क्या हो जाएगा, इसमें सारे जो वाटर है या फिर एनएस है वो चला जाएगा लंग्स के अंदर, निमोनिया होने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, अगर एयर हमें डालना है तो फिर अगर एयर डाल देंगे देन इट विल बी सेफ। अगर वो लंग्स के अंदर गया हो तो भी सेफ रहेगा, क्योंकि हम वाटर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो अस्कल्टेशन मेथड हम एक यूज़ कर सकते हैं। हमें क्या करना, एयर को इंट्रोड्यूस करना है, साथ में सेम टाइम में जब हम एयर मतलब इंसर्ट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस टाइम पे कहाँ पर देखना, इंपॉर्टेंट लोकेशन कहाँ पर देखना है, एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है ना, एपिगैस्ट्रिक रीजन में हमें स्टेथोस्कोप को डालना है और सुनना है वो हिसिंग साउंड को, राइट। मोस्ट आइडियल मेथड, सबसे बेहतर क्या है, ठीक है, द मोस्ट आइडियल मेथड is to look for the reflux of the gastric contents in the tube, aspiration of the secretion and taste with the litmus paper for the pH। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ट्यूब क्या किया, ट्यूब को हमने इंसर्ट कर दिया, मान के चलते हैं वो स्टोमक के अंदर गया है, मान के चलते हैं वो गया स्टोमक के अंदर। ठीक है, जो ट्यूब हमने डाला ये यहाँ पे कॉइल होके है, हम जब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आस्पिरेट कर रहे हैं, मान के चलते हैं यहाँ पे ऐसे आस्पिरेट किया, तो आस्पिरेट करने के बाद क्या होता है, इसमें जो आस्पिरेट करने के बाद जो गैस्ट्रिक कंटेंट आएगा, वो कंटेंट को हमें क्या करना, चेक करना है, इसका एसिडिटी कितना है, ठीक है ना, इसका पीएच चेक करना है। इफ़ द पीएच इज लेस देन 3.5 देन ये कंफर्म हो गया कि ये हाइड्रोक्लोरिक के वजह से इतना कम है, और कहीं पे इतना कम नहीं होता। तो स्टोमक का जो कंटेंट है विल बी लेस देन 3, इसका जो पीएच है विल बी लेस देन 3.5। इसका मतलब है जो मतलब ट्यूब है वो डेफिनेटली कहाँ पर है, स्टोमक के अंदर है, अदरवाइज पीएच इतना कम नहीं होता। अगर वो जाके लंग्स के अंदर चला जाता तो पीएच थोड़ी ना इतना कम होता। तो डेफिनेटली कहाँ पर है, स्टोमक के अंदर है। दिस इज अनदर मेथड टू फाइंड आउट कि ये कहाँ पर है ट्यूब। ठीक है, सो व्हाट इज द अनदर मेथड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज लुक फॉर द रिफ्लक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट और एस्पिरेट द सिक्रेशन एंड टेस्ट विद द लिटमस पेपर। ठीक है, सो लिटमस पेपर नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है, मतलब मैंने जो देखा हुआ है वो है येलो कलर वाला। वो अगर मान के चलते हैं क्या हो गया, मान के चलते हैं वो पिंक हो गया, या फिर ये हो गया ब्लू कलर का। ठीक है, अगर पिंक होता है तो क्या है, ब्लू होता है तो क्या है, कौन बोलेगा? पिंक होता है तो क्या, अल्कली, ब्लू होता है तो क्या, एसिडिक। सही है गलत है बताओ? सही बोला तो?
नहीं नहीं नहीं, सर उल्टा बोल दिया मैंने, सर उल्टा बोल दिया। या अल्कली वाला केस में ब्लू हो जाता है, राइट। हाँ अल्कली वाला केस में ब्लू हो जाता है, मैंने उल्टा बोल दिया। मुझे याद आया जब मैं यूजुअली लिटमस पेपर को यूज़ करता था, जब हम नींबू डालते थे ना उस टाइम पे वो रेड हो जाता था या फिर पिंक हो जाता था, राइट। येलो टू पिंक और रेड होना वो एसिड के साथ होता है, राइट, एसिड के साथ। तो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, अगर ये स्टोमक कंटेंट के अंदर होगा तो मैंने याद रखा है कि क्योंकि मैंने लेमन जब डालता था वो रेड कलर हो जाता था येलो वाला लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जैसे ही मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट लेके आए, एस्पिरेट किए, लिटमस पेपर को डाल दिया, तो लिटमस पेपर जैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बताओ, अगर गैस्ट्रिक कंटेंट में होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू होगा या पिंक होगा बताओ। पिंक होगा सर। पिंक हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाँ या ना। और pH कहाँ तक आ जाता है, मोस्ट कॉमनली pH विल बी लेस देन 3.5। और हमें तो पता है ना कि एनीथिंग लेस देन 7 विल बी कॉल्ड एज व्हाट, एसिड, है ना। अगर pH लेस देन 7 होता है, वो कितना भी हो, दैट विल बी एसिड, दैट विल बी एन एसिड। अगर ज़्यादा होता है, मोर देन 7 विल बी कॉल्ड एज व्हाट, बेस और अल्कली। This is one more method. The third method is called as what? The bubble method. Observe the air bubbles in a bubble of water after immersing the tip of the tube in the water. If the air bubbles are present, then the tube is in the respiratory tract. तुम्हें क्या करना, जो ट्यूब है ना, जहाँ पर नोज के आगे जो है, ठीक है ना, नोज के आगे इन द सेंस जो बाहर के तरफ है, ठीक है ना, जो आउटसाइड है ट्यूब का पार्ट, वो तुम्हें क्या करना, एक पानी के बर्तन के अंदर ना वो डालना है। डालने से क्या होगा, मगर बबल बनेगा, एयर बबल बनेगा। इसका मतलब वो क्या है, स्टोमक के अंदर नहीं है, वो कहाँ पर है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर है, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड बबल मेथड। सो वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स। और एक मेथड है क्या बताओ, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सरे। एक्सरे करा के भी हम देख सकते हैं कहाँ पर है, हाँ या ना बोलो, इज इट क्लियर। So the fourth method will be your radiologic examination और radiologic confirmation। समझ में आ रहा है, हाँ या ना बोलो, क्या क्या मेथड हो गया कंफर्मेशन के लिए, क्या क्या मेथड हुआ। नंबर 1 पहला वाला क्या है बताओ, एक है ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन मेथड। नंबर 2 क्या हो गया हमारा, मोस्ट आइडियल मेथड इज एस्पिरेशन। हाँ, मतलब गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, एस्पिरेशन विथ pH टेस्ट, है क्या ना बोलो, विथ pH टेस्ट। नंबर 3 और क्या हो गया, बावल मेथड, बावल मेथड, वेरी गुड। नंबर 4 रेडियोलॉजी कंफर्मेशन, रेडियोलॉजी कंफर्मेशन। और रेडियोलॉजी कंफर्मेशन में हमें क्या चाहिए, एक्सरे चाहिए। इसीलिए क्या होता है ना, वो एनजी ट्यूब के अंदर रेडियो ओपेक लाइन होता है, इसीलिए एनजी ट्यूब के अंदर क्या होता है, रेडियो ओपेक लाइन, रेडियो ओपेक लाइन, सो दैट वी कैन कंफर्म कि एनजी ट्यूब का जो टिप है वो कहाँ पर है, ठीक है। चलो, सो दिस आर द मेथड्स दैट वी कैन कंफर्म कि एनजी ट्यूब कहाँ पर है। नेक्स्ट चलते हैं, रैल्स ट्यूब का इंडिकेशन क्या है, हमें क्यों रैल्स ट्यूब डालना है। सो इंडिकेशन पहला वाला आता है डिकम्प्रेशन। डिकम्प्रेशन मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय डिकम्प्रेशन। डिकम्प्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, रिमूवल ऑफ द स्टोमक कंटेंट बोल सकते हो, गैस्ट्रिक कंटेंट, व्हाट एवर यू से, स्टोमक कंटेंट, ठीक है। फॉर रिमूविंग द फ्लूइड्स और द गैस और द बावेल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर एनजी ट्यूब डालना है तो एक पहला वाला इंडिकेशन आता है क्या, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या। चलो नेक्स्ट आते हैं फीडिंग पर्पस। फीडिंग पर्पस, फीडिंग देने के लिए भी रैल्स ट्यूब को डाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, एनजी ट्यूब तब डालना व्हेन यू सस्पेक्ट अ पेशेंट हैज ए रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर मोर देन 7 days। 7 दिन के आगे मतलब ये पेशेंट है जिसको मतलब ओरली वो 7 दिन तक नहीं ले सकता, ठीक है, ओरली 7 दिन तक नहीं ले सकता।
अगर वो 7 दिन तक ले सकता है ओरली, तो फिर मतलब मान के चलो 1-2 दिन तक नहीं ले सकता, वो केस में हम एंजीट्यूब नहीं डालेंगे। वो केस में क्या करना, तो पेरिफेरल कैथेटर्स डाल सकते हैं। लेकिन अगर 7 दिन के आगे हो जाता है, मतलब हम सस्पेक्ट कर रहे हैं वो 7 दिन के ऊपर वो खाना नहीं खा सकता, देन वी कैन गो फॉर द एंजीट्यूब इंसर्शन। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा डेफिनेटली कि ड्यूरेशन के हिसाब से हमें कौन सा ट्यूब को चूज़ करना चाहिए, कब हम चूज़ करेंगे गैस्ट्रोजेजुनम ट्यूब, कब नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब कब चूज़ करेंगे, कब PIC सेलाइन चूज़ किया जाता है, ठीक है, कब सेंट्रल कैथेटर चूज़ किया जाता है, वो सारे चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे बताएंगे सो दैट वी कैन गेट अ क्लैरिटी ऑन एवरीथिंग। तो डीकम्प्रेशन के बारे में तो समझ में आ रहा है, फीडिंग पर्पज में दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, ठीक है। अगर अनकॉन्शियस वाला पेशेंट है, मान के चलते हैं अनकॉन्शियस वाला पेशेंट है, तो ये केस में ज़्यादातर एस्पिरेशन का चांसेस रहता है बिकॉज ऑफ द ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, बिकॉज ऑफ द वोमिटिंग एक्सेट्रा। सो वो केस में अगर एंजीट्यूब हम डाल दिए तो वो केस में हमें ये अनकॉन्शियस वाला पेशेंट का एस्पिरेशन का जो चांस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लैवेज इन सम पॉइजनिंग, कुछ पॉइजनिंग वाला केसेस हैं जहाँ पर हमें गैस्ट्रिक लैवेज करना है, लेकिन देर आर सम केसेस जहाँ पर हमें बिल्कुल भी गैस्ट्रिक लैवेज नहीं करना, इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड। सो व्हाट आर द कंडीशंस व्हेन द लैवेज इज कंट्राइंडिकेटेड? कंट्राइंडिकेटेड, मैं ये नहीं बोल रहा कि रैल्स ट्यूब कंट्राइंडिकेटेड कौन सा वाला केस में, मैं ये बोल रहा हूँ गैस्ट्रिक लैवेज इज कंट्राइंडिकेटेड, कंट्राइंडिकेटेड, ठीक है ना। कंट्राइंडिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक लैवेज, कब हमें गैस्ट्रिक लैवेज नहीं कराना, हम एंजीट्यूब डाल सकते हैं पर वी कैनॉट गो फॉर गैस्ट्रिक लैवेज। नंबर 1, इन प्रेजेंस ऑफ सीजर, अगर सीजर चल रहा है तो गैस्ट्रिक लैवेज नहीं करना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सीजर, क्यों? क्योंकि एस्पिरेशन हो जाएगा। नंबर 2, कोरोसिव इंजेक्शंस, फॉर एग्जांपल लाइक कोई एक एसिड कोई पी लिया हो या फिर कोई स्ट्रॉन्ग अल्काली पी लिया हो, तो वो केस में अगर एंजीट्यूब के थ्रू अगर बाहर भी लेके आते हैं तो पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं वो अगर थोड़ा बहुत आ गया लीक होके, सो देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो GI ट्रैक्ट को ख़राब कर दें। नंबर 3 आते हैं गैस्ट्रिक लैवेज जहाँ पर कंट्राइंडिकेटेड है, तो वो वाला केस है इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर किसी ने हाइड्रोकार्बन पी लिया हो, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे केरोसिन हो गया, या फिर तुम्हें ये मान के चलो जैसे पेट्रोल हो गया, तो ये केस में अगर कोई पी लिया हो तो गैस्ट्रिक लैवेज नहीं कराना चाहिए। अगेन दिस आर गोइंग टू बी कोरोसिव इन नेचर एंड देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ एस्पिरेशन, इसलिए नहीं कराना चाहिए। नंबर 4, अगर किसी का गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुआ हो, तो वो केस में भी हमें गैस्ट्रिक लैवेज नहीं कराना चाहिए। सो दिस आर सम ऑफ द कंट्राइंडिकेटेड कंडीशंस जहां पर हमें गैस्ट्रिक लैवेज नहीं कराना। इन सम पॉइजनिंग वी कैन गो फॉर द गैस्ट्रिक लैवेज, बट इन सम केसेस वी कैनॉट डू दैट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी का हाइड्रोकार्बन का पॉइजनिंग हो, वो केस में हम नहीं करा सकते, या फिर एसिड या अल्कली कोई पी लिया हो, वो केस में हमें गैस्ट्रिक लैवेज नहीं कराना। इसीलिए बोला है इन सम पॉइजनिंग वी कैन गो फॉर द लैवेज बट नॉट इन ऑल केसेस। एस्पिरेशन फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज, डायग्नोसिस के लिए भी हमें रैल्स ट्यूब को डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने गैस्ट्रिक एनालिसिस के रिगार्डिंग एक क्लास लिया हुआ है, गैस्ट्रिक एनालिसिस, अगर वो क्लास देखोगे तो मिल जाएगा, GI सिस्टम के अंदर है। जब GI सिस्टम हम पढ़ेंगे तब गैस्ट्रिक एनालिसिस के रिगार्डिंग मैंने वो क्लास लिया हुआ है, डिटेल में लिया हुआ है, वो अच्छा से पढ़ सकते हो वहाँ पे। लेकिन अभी के लिए जस्ट याद रखेंगे, जब स्टोमक कंटेंट को हम एस्पिरेट करते हैं तो कुछ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, कुछ डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए हम वो कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं एज सैम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्या, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी का रिकरेंट पेप्टिक अल्सर हो रहा है, रिकरेंट पेप्टिक अल्सर, तो वो वाला केस में गैस्ट्रिक कंटेंट को हमें एस्पिरेट करना, और पेप्टिक अल्सर के लिए जो H. पाइलोरी है या नहीं
वो हमें जानने के लिए यूजफुल रहेगा। नंबर टू फॉर एग्जांपल लाइक जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, जोलिंजर जहाँ पर गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग ट्यूमर होता है बेसिकली स्टोमक के अंदर, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ये मैंने एंडोक्राइन सिस्टम वाला क्लास में बताया हुआ है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के रिगार्डिंग। वो भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते यहाँ पर, क्योंकि वो उसके अंदर पढ़ेंगे मतलब जाएंगे तो फिर ये ख़त्म नहीं हो सकता। देन देर इज़ अनदर इंडिकेशन लाइक गैस्ट्रिक एस्पिरेशन किया जाता है फॉर एसिड फास्ट बैसिलाई। गैस्ट्रिक एस्पिरेशन टेस्ट, एस्पिरेशन फॉर एसिड फास्ट बैसिलाई मतलब फॉर टीबी डायग्नोसिस, टीबी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। ऐसा क्यों? हमें तो स्पुटम को लेना है, फिर गैस्ट्रिक एस्पिरेशन क्यों किया जाता है? मान के चलते हैं छोटा बच्चा है, लेस देन 6 ईयर है। देखो इंडिकेशन क्या है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेस देन 6 ईयर्स है, कोई छोटा बच्चा है, हम इसको बोलेंगे कि भाई तुम स्पुटम निकाल के बोलो, मतलब दो, नहीं कर सकता, वो छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कैसे स्पुटम निकालना है। तो वो केस में क्या होगा, हमें गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करना पड़ेगा एंड वी कैन फाइंड आउट द एसिड फास्ट बैसिलाई। क्यों होता है ना, वो कभी क्या होता है जो स्पुटम निकलता है बच्चे का वो निकल लेता है अंदर, वो स्टोमक के अंदर पड़ा रहेगा। तो वो मॉर्निंग में रात भर तो वो पूरा मतलब सैलो कर लिया होगा, मॉर्निंग में इमीडिएटली क्या करना है, वो गैस्ट्रिक एस्पिरेशन करना है और उसके अंदर अगर हमें एसिड फास्ट बैसिलाई या टीबी मिला, टीबी बैसिलाई मिला, देन वी कैन आई मीन कंफर्म किए बच्चे को टीबी है करके। ठीक है, तो ये एक मतलब डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है फॉर गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, जो हम करते हैं स्टोमक का कंटेंट को, तो यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। देन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन वी कैन यूज़ द रैल्स ट्यूब। ठीक है, देन व्हाट आर द कंट्राइंडिकेटेड कंडीशंस जहाँ पर रैल्स ट्यूब हमें नहीं डालना, वो नंबर 1 है केरोसिन पॉइजनिंग। नेक्स्ट आते हैं स्कॉल बेस फ्रैक्चर, मतलब बैसिलर स्कॉल फ्रैक्चर जिसे बोलते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं, क्या, रेकून साई, याद है किसी को, रेकून साई, हेमोटिम्पानम, हेमोटिम्पानम, बैटल साइन, याद है किसी को, बैटल साइन, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेकून साई, हेमोटिम्पानम, बैटल साइन, दिस आर क्लासिकल साइंस ऑफ द स्कॉल बेस फ्रैक्चर। ये केस में हमें नहीं करना, क्यों, थोड़ा बहुत अगर हमें तो क्या चाहिए, आगे झुकाना पड़ेगा जब नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, नेक फ्लेक्शन चाहिए। एंड ड्यूरिंग दैट केस जब हम नेक फ्लेक्शन कराएंगे उस टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी CSF लीकेज, हमें पता ना, जिसे क्या बोलते हैं, टी पॉट साइन, याद है किसी को, टी पॉट साइन। टी पॉट साइन किसको बोलते हैं, जैसे ही हम आगे झुकाते हैं नाक को इन लाइक स्कॉल बेस फ्रैक्चर, तो CSF लीकेज होता है, नाक से CSF बहने लगता है, दैट इज कॉल्ड टी पॉट साइन। तो वो नहीं करना चाहिए। तो वो स्कॉल बेस फ्रैक्चर वाला केस में हमें अगर नाइजोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नेक शुड बी फ्लेक्स्ड, मतलब चेस्ट के टुवर्ड्स तो थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा। एंड इन दैट केस इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज स्कॉल बेस फ्रैक्चर में और भी ज़्यादा फ्रैक्चर होने का पॉसिबिलिटी है, ट्रॉमा और भी ज़्यादा सीवियर हो सकता है। नंबर 2 CSF लीकेज भी हो सकता है, सो यू शुड अवॉइड इट। नेक्स्ट इज अनस्टेबल सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी। अगर किसी का सर्वाइकल स्पाइन इंजुरी है तो सर्वाइकल स्पाइन तो नेक में है, नेक को थोड़ा सा हिला डुला अगर कुछ भी करेंगे और सर्वाइकल स्पाइन का जो नर्व्स हैं, सर्वाइकल नर्व्स हैं, वो कहाँ तक गया है, ये गया है हमारा एक्सट्रीमिटीज़ को, अपर एक्सट्रीमिटी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज योर फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व कहाँ तक गया है, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम पैरालिसिस। साथ में क्या होगा, देयर विल बी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तुम्हारा जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाएगा। वहाँ तक गया है सर्वाइकल स्पाइन का जो नर्व्स हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर किसी का सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हुआ है, सो वी शुड नॉट गो फॉर मूविंग द बॉडी को मूवमेंट नहीं कराना है, नेक मूवमेंट नहीं कराना। तो अगर हमें NG ट्यूब डालना है तो फिर ये केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हमें क्या करना, वी हैव टू चूज अदर ऑप्शंस लाइक गैस्ट्रोस्टोमी, राइट। नेक्स्ट गैस्ट्रोइसोफेजियल वेरिसेस, ये केस में NG ट्यूब नहीं डालना। ये वाला केस में क्या डालते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल वेरिसेस वाला केस में
वी कैन यूज कौन सा वाला ट्यूब बोल सकते हो, कौन बोलेगा? कौन सा वाला ट्यूब डालते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल वेरिसेस वाला केस में? जल्दी बोलो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो भाई? ये न्यूट्रिशन वाला क्लास किए हो क्या या नहीं किए हो कभी? हमें ऑडिबल ना हो? सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो बताओ कौन सा वाला ट्यूब डाला जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल वेरिसेस वाला केस में? कौन सा वाला ट्यूब डाला जाता है? नहीं पता? लेट मी शो यू। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं तुम्हें, ये वाला ट्यूब का नाम बोलना है बस। ये वाला, यहाँ पे नाम तो लिखा है ऑलरेडी। दिस इज कॉल्ड संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब, और एक है मिनेसोटा ट्यूब। ये दोनों डाला जाता है इन केस ऑफ मिनेसोटा एंड संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ये दोनों डाला जाता है इन केस ऑफ इसोफेजियल वेरिसेस। ठीक है, एक है क्या? मिनेसोटा ट्यूब एंड दूसरा संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ये दोनों डाला जाता है इन केस ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल वेरिसेस। एंड अगर अनकंट्रोल्ड हेमोरेज है, ये केस में भी रायल्स ट्यूब नहीं डालना चाहिए। इफ देर इज अनट्रीटेड कोआगुलोपैथी, कोआगुलोपैथी मतलब क्या? पथी मतलब है डिसऑर्डर, एंड कोआगुलो मतलब क्या? कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का डिसऑर्डर किसी को है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा। अगर एनजी ट्यूब डालेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी हेमरेज, सो इट शुड नॉट बी डन। टाइप्स ऑफ एनजी ट्यूब के रिगार्डिंग अगर बात करें, देयर आर 2 डिफरेंट कैटेगरीज। वन है सिंगल लुमेन वाला। सिंगल लुमेन यहाँ पे दिख भी रहा है, ये एक सिंगल लुमेन वाला है क्योंकि एक ही पोर्ट तो है, सिंगल पोर्ट है। यहाँ पर देखोगे 2 पोर्ट है, तो ये डबल लुमेन वाला। ठीक है, डबल लुमेन मतलब एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब भी है, तो इसे बोलते हैं डबल लुमेन। डबल लुमेन का यहाँ पे जो ट्यूब है, इसमें एक ट्यूब ये वाला जो देख रहे हो बाइसेप का, दिस इज कॉल्ड एयर वेंट। ठीक है, एयर वेंट का काम क्या होता है? वो कंप्लीटली ओपन रहता है हर टाइम, जो डबल लुमेन वाला है। इसे बोलते हैं क्या? सालेम सम्प। दिस इज कॉल्ड सालेम सम्प ट्यूब, एनजी ट्यूब बोल सकते हो। एंड सिंगल लुमेन वाला इसे बोलते हैं लिवाइन ट्यूब। ठीक है, दिस आर 2 डिफरेंट ट्यूब्स वी हैव, लाइक एनजी ट्यूब। वन सिंगल लुमेन वाला जिसे बोलते हैं लिवाइन ट्यूब, दूसरा डबल लुमेन वाला जिसे बोलते हैं सालेम सम्प ट्यूब। सालेम सम्प ट्यूब का एक्स्ट्रा है एक चीज़, वो क्या? एयर वेंट, जो कि लिवाइन ट्यूब में नहीं होता है। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है लिवाइन ट्यूब में, और यहाँ पे क्यों एयर वेंट दिया गया? सिंगल लुमेन वाला जैसे मान के चलते हैं, हमने स्टोमक के अंदर डाल दिया सिंगल लुमेन वाला ट्यूब को। अगर हम एस्पिरेट करते हैं, मान के चलते हैं ये जो आईज हैं, यहाँ पे जो होल्स हैं, वो स्टोमक का कहीं पे मान के चलते हैं वॉल में लग गया। जब हम सक्शन जैसा निकालते हैं ना, एस्पिरेट करते हैं, उस टाइम पे वो लग जाता है, और जो वाल है स्टोमक का, वो नेगेटिव प्रेशर तो होगा, वो सक होके ये ट्यूब के अंदर चला आएगा और ज़्यादा इंजरी होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन सालेम सम्प ट्यूब के अंदर जो एयर वेंट है, अगर एक्सेस प्रेशर बनता है तो वो एयर वेंट से अंदर चला जाएगा एयर, और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और गैस्ट्रिक जो मतलब स्टोमक का जो वाल है वो इंजर्ड होने से बचा लेता है। सो सालेम सम्प ट्यूब इज़ बेटर कंपेयर टू दिस लिवाइन्स ट्यूब। आई मीन जब हम एस्पिरेट करते हैं स्टोमक कंटेंट को या फिर लैवेज करते हैं, उस टाइम पे ये बेसिकली हेल्पफुल रहेगा एयर वेंट। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिवाइन ट्यूब के रिगार्डिंग सिंगल ल्यूमेन है, कनेक्ट्स टू द सक्शन ट्यूब, सक्शन पोर्ट के साथ इसको लगा सकते हैं। और यहाँ पे सालेम सम्प ट्यूब के रिगार्डिंग अगर बात करें, देयर इज अ स्मॉल लुमेन फॉर एयर वेंट, एयर वेंट के लिए है। लार्ज लुमेन कनेक्ट्स टू द सक्शन फॉर ड्रेनेज ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। यहाँ पे ये वाला जो बड़ा वाला लुमेन है, इसको हम सक्शन के लिए या फिर फीडिंग के लिए दे सकते हैं, और ये वाला एयर वेंट है जो कि कंप्लीटली ओपन रहता है, और इसके अंदर एयर डायरेक्टली फ्रॉम एनवायरमेंट स्टोमक तक जाता है, बाहर आता है
चलता रहता है इसका सर्कुलेशन। लिवाइंस ट्यूब है जो कि सिंगल लुमेन वाला नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। इसका यूज है फॉर रिमूवल ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट और टू प्रोवाइड फीडिंग, दोनों के लिए काम हो सकता है। सालेम सम्प ट्यूब, इसमें 2 लुमेन है, डबल लुमेन है विथ एन एयर वेंट, जिसे पिगटेल भी बोला जाता है, यूज फॉर डिकम्प्रेशन और विथ इंटरमीडिएट कंटिन्यूअस सेक्शन। जो डबल लुमेन वाला है इसमें एक एयर वेंट है। सिंपल अगर बोलें तो एयर वेंट का काम क्या है, इसको हमें क्लैंप नहीं करना, नॉट टू बी क्लैम्प्ड एंड टू बी केफ्ट अबोव द लेवल ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के ऊपर रखना है। अगर स्टोमक के नीचे रखें, क्योंकि ये तो ओपन है, वो सारा स्टोमक के कंटेंट ये बाहर आ जाएगा। सो बेहतर है कि यू शुड कीप इट अबोव द स्टोमक। अगर लीकेज होता है कहाँ से, जो एयर वेंट से अगर लीकेज होता है तो इसमें क्या करना, इंस्टिल 30 ml ऑफ एयर इनटू द एयर वेंट। 30 ml क्या करना, एयर को इसके अंदर डाल देना है। जो एयर वेंट है, एयर वेंट के अंदर 30 ml एयर इंजेक्ट कर देना है। एंड जो बड़ा वाला लुमेन है, मेन लुमेन, उसके अंदर कुछ NS अराउंड 30 ml, नॉर्मली तो हम 30 ml के साथ फ्लॉस करते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई खाना देने से पहले या फिर देने के बाद हम 30 ml, या फिर मेडिकेशन देने से पहले ये बाद हम 30 ml बेसिकली नॉर्मल सलाइन या फिर वाटर फ्लश करते हैं। तो इरीगेट द मेन लुमेन विद द NS अराउंड 30 ml, ठीक है। तो सालेम सम्प ट्यूब का अगर एयर वेंट से निकल के आ रहा है कुछ कंटेंट, स्टोमक कंटेंट, व्हाट यू हैव टू डू, नंबर 1 30 ml का एयर पुश करना, कहाँ पर, एयर वेंट वाला पोर्ट पे, और दूसरा जो मेन पोर्ट है इसके अंदर 30 ml का NS पुश कर देना है। बात समझ गए। सो दिस इज रिगार्डिंग द सालेम सम्प ट्यूब एंड लिवाइन ट्यूब, यू शुड रिमेंबर द डिफरेंसेस एट लीस्ट। कोई डाउट यहां तक पूछ लो फिर। कोई डाउट है? नो सर। सब सुन रहे हो और फिर भाग के चले गए फिर? देखो क्लास कुछ बोरिंग लग रहा है, बताओ फिर। नो सर। नहीं सर, सुन। नो सर। आई होप बोरिंग तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ना मतलब एग्ज़ाम में मान के चलो जो भी हम बता के जा रहे हैं 100% कहीं ना कहीं एक तो क्वेश्चन पूछेगा। सारे जो प्रैक्टिकल चीज़ यहाँ पे बता के जा रहे हैं 100% कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रैल्स ट्यूब इंटूबेशन प्रोसीड्योर, इसका मतलब है रैल्स ट्यूब को हम कैसे क्या करेंगे, इंटूबेट करेंगे, अंदर कैसे डालेंगे, ठीक है। रैल्स ट्यूब इंटूबेशन प्रोसीड्योर, नंबर 1 पहला वाला स्टेप क्या, एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर। किसको एक्सप्लेन करना भाई, पेशेंट को, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर टू द पेशेंट। पोजीशनिंग क्या होना चाहिए पेशेंट का, हाई फॉलस पोजीशन विथ अ पिलो बिहाइंड द शोल्डर्स, मतलब से हाई फॉलस पोजीशन होना चाहिए। डिटरमाइन विच नॉस्ट्रिल इज मोर पैटेंट। कभी कभी क्या होता है, देयर इज अ नाजल डेविएशन, नाजल सेफ्टल डेविएशन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो वाला केस में देखना कि कौन सा वाला थोड़ा बड़ा ओपन है और बड़ा है नॉस्ट्रिल, एंड कौन सा वाला इजी है जहाँ पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। यू हैव टू डिटरमाइन दैट। मेजर द लेंथ ऑफ द ट्यूब, हमें बताए लेंथ कैसे मेजर करना, कौन सा वाला मेथड है, नेक्स्ट मेथड है, ठीक है, या फिर नेमो मेथड है, ठीक है। तो हमें चूज करना कौन सा वाला मेथड के साथ हम जाएंगे, बच्चा है, अडल्ट है, क्या है, उस हिसाब से फिर हम जाएंगे और वी कैन मेजर द लेंथ, राइट। सो मेजरमेंट कर दिया हमने, लेंथ मेजरमेंट किया। उसके बाद इफ द क्लाइंट इज कॉन्शियस एंड अलर्ट, हाउ द क्लाइंट swallow और ड्रिंक वाटर। अगर कॉन्शियस है, वाटर थोड़ा सा, सम सिप ऑफ वाटर वी कैन एडवाइज टू ड्रिंक, सो दैट थोड़ा हाइड्रेट हो जाएगा कंप्लीटली जो जीआई ट्रैक्ट। लुब्रिकेट, और अगर ड्राई रहेगा थोड़ा सा, ये भी जाने के लिए ना, मतलब एनजी ट्यूब जाने के लिए भी मुश्किल होगा, थोड़ा सा अगर पानी पी लेता है ये पूरा क्या होगा, कंप्लीटली मॉइस्ट हो जाएगा ट्यूब, एंड देन इट विल बी इजी फॉर द पैसेज ऑफ द एनजी ट्यूब। लुब्रिकेट द टिप, कौन सा वाला टिप, एनजी ट्यूब का, रैल्स ट्यूब का टिप को लुब्रिकेट करना है विथ वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट। नेक्स्ट, जेंटली इंसर्ट द ट्यूब इनटू द नासोफैरिंक्स एंड देन एडवांस द ट्यूब। क्या हुआ, पहला वाला प्रोसीड्यूर एक्सप्लेन करेंगे, पोजीशन कर दिए, उसके बाद असेसमेंट करेंगे कौन सा वाला नॉस्ट्रिल पैटेंट है, उसके बाद हमने मेजरमेंट किया लेंथ, उसके बाद थोड़ा सा पानी पीने के लिए दे दिए, थोड़ा सा हाइड्रेट होने के लिए,
एंड देन लुब्रिकेट कर दिया हमने जो एनजी ट्यूब का टिप को। उसके बाद हम जेंटली इंसर्ट किया, जो हमने नॉस्ट्रिल को चूज़ किया था उस हिसाब से फिर हमने इंसर्ट किया, गया कहाँ तक, नाजोफेरिंक्स तक। ठीक है, नाजोफेरिंक्स के बाद जैसे ही वो पहुंचा कहाँ पर, थ्रोट। ठीक है ना, थ्रोट के पास जैसे पहुंचा तो हमारे पास ना वो फर्स्ट ब्लैक मेजरमेंट जो लाइन है ट्यूब के अंदर वो आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला देखो। सो दिस इज़ अराउंड 45 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 55 सेंटीमीटर, जहाँ पर दो लाइन है। ये वाला सिंगल ब्लैक मार्क है, सिंगल ब्लैक मार्क यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ 45 सेंटीमीटर एंड डबल ब्लैक मार्क यहाँ पे देख सकते हो 55 सेंटीमीटर, ये वाला 65 सेंटीमीटर एंड दिस इज 75 सेंटीमीटर। जैसे ही पहला वाला ब्लैक मार्क आ गया, सो वी कैन अंडरस्टूड कि मतलब ये पहुंच गया आसपास, मतलब इसोफागस के आसपास पहुंच गया। ठीक है, चलो। सो जैसे ही हमारे पास क्या बोला, व्हेन द ट्यूब नियर्स द बैक ऑफ द थ्रोट द फर्स्ट ब्लैक मेजरमेंट ऑन द ट्यूब रीचेस, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू swallow और ड्रिंक सिप ऑफ वाटर अनलेस कंट्राइंडिकेटेड। इसका मतलब है जैसे ही फास्ट ब्लैक लाइन आ गया तो हम बोलेंगे कि थोड़ा सा और पानी पी लो और स्वॉलो करो। स्वॉलो करने से क्या होगा, इजी होगा नासोगैस्ट्रिक ट्यूब और थोड़ा सा अंदर जाने के लिए। अगर नहीं जा रहा, इफ देर इज सम रेजिस्टेंस, देन स्लोली रोटेट द एनजी ट्यूब, रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे एंड एम द ट्यूब डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द क्लोजर ईयर। मतलब है थोड़ा सा बेंड करेंगे, मतलब फ्लेक्स करेंगे और इंसर्ट करेंगे, तो मतलब ये कैसे होगा, मतलब जाएगा टुवर्ड्स द ईयर। मतलब ऐसा नहीं कि कान के अंदर हम डाल रहे हैं, मतलब ऐसे बैकवर्ड डाल रहे हैं, डाउनवर्ड डाल रहे हैं और ये ईयर के टुवर्ड्स इसका डायरेक्शन होगा। इन इंटूबेशन, इंटूबेटेड और सेमी कॉन्शियस क्लाइंट्स, अगर वो इंटूबेटेड पेशेंट या सेमी कॉन्शियस क्लाइंट है, फ्लेक्स द हेड टुवर्ड्स द चेस्ट वाइल पासिंग द ट्यूब। इमीडिएटली विदड्रॉ, कौन सा वाला केस में इमीडिएटली हम एनजी ट्यूब को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको रोक देना चाहिए। अगर कोई रेस्पिरेटरी स्टेटस में चेंजेस हुआ, देन यू शुड इमीडिएटली स्टॉप इंसर्टिंग द एनजी ट्यूब। आफ्टर इंसर्शन क्या करना है, obtain an abdominal X-ray to confirm the placement. Connect the tube to the suction. अगर हमें चाहिए गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन चाहिए, देन वी कैन सक्शन द ट्यूब, और फीडिंग चाहिए तो फीडिंग देंगे। सो आज पर द रिक्वायरमेंट हमें वो कनेक्ट करना है या फिर फीडिंग देना, सक्शन करना, जो भी हमें करना है करेंगे। तो क्या यहाँ पे स्टेप्स हुआ, पहला वाला एक्सप्लेन कर दिए प्रोसीड्योर, पोजीशनिंग हुआ, हाइफालस पोजीशन, नॉस्ट्रिल डिटरमाइन किए कौन सा वाला ओपन है, देन लेंथ मेजरमेंट हुआ, देन अगर कॉन्शियस है तो थोड़ा पानी पीने के लिए बोल दिए, लुब्रिकेट कर दिया ट्यूब एंड देन इंसर्ट करना शुरू किया नासोफेरिंक्स तक। जैसे ही ब्लैक लाइन आया तो हमने पानी पीने के लिए बोल दिए, वो आ गया अंदर, और फिर अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है स्लोली रोटेट किया और डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द ईयर हमने इंसर्ट कर दिया एंड देन ये पहुंच जाता है अपना पोजीशन पे। अगर सेमी कॉन्शियस या इंटूबेटेड पेशेंट है, थोड़ा सा आगे झुका के हेड इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर कुछ भी रेस्पिरेटरी स्टेटस में चेंजेस हुआ, इमीडिएटली स्टॉप इंसर्टिंग एंड विदड्रॉ, रिमूव कर दो एनजी ट्यूब को। और इंसर्शन के बाद हमें प्लेसमेंट चेक करना है जानने के लिए कि कहाँ पर वो पहुँचा है। तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं। कौन सा वाला मेथड है, पहला वाला बोला था मैंने, एक है ऑस्कल्टेशन मेथड, ठीक है। नंबर 2 क्या था, बावेल मेथड, और नंबर 3 क्या था, एस्पिरेशन विथ पीएच टेस्ट, ठीक है। नंबर 4 क्या था बताओ, क्या था, एक्सरे, रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन, एक्सरे भी करा सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर द मेथड्स वी हैव। नेक्स्ट आते हैं रायल्स ट्यूब इंटूबेशन प्रोसीड्योर में। हमारा नेक्स्ट आता है सिक्योर द ट्यूब। ट्यूब डाल दिया, सब कर दिया, सक्शन कर दिया, या फिर खाना वगैरह जो भी हमें देना, नहीं सक्शन तो नहीं कर सकते अभी के लिए। सिक्योर करने के बाद जो भी हम करेंगे, सक्शन करेंगे या फिर फिटिंग देंगे, जो भी करेंगे। सिक्योर करने के लिए एडहेसिव टेप को हम लगाएंगे क्लाइंट्स का नोज के साथ एंड इसको फिक्स करेंगे। इसीलिए क्या चाहिए ना, यहाँ पे एडहेसिव टेप को, टेप लगाने से एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या, बार बार मतलब लंबा टाइम के लिए रहने से नोज़ का जो स्किन है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। वो हमें एडहेसिव टेप को थोड़ा केयर देना पड़ेगा, एडहेसिव टेप डेली निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और फिर नया टेप डालना है।
मॉनिटरिंग करना एनजी ट्यूब लगाने के बाद, कुछ चीज़ें जो कि मॉनिटरिंग करना चाहिए एनजी ट्यूब लगाने के बाद, वो है नोजिया वोमिटिंग पेशेंट का, तुम्हारा नहीं। नोजिया वोमिटिंग, अब्डोमिनल फुलनेस, डिस्टेंशन, गैस्ट्रिक आउटपुट। ठीक है, गैस्ट्रिक आउटपुट इन द सेंस कैसे एलिमिनेशन हो रहा, या फिर तुम अगर एनजी ट्यूब लगा रहे हो, एनजी ट्यूब से कितना एस्पिरेट कर रहे हो, वो गैस्ट्रिक आउटपुट तुम्हें मेजरमेंट करना है। नेक्स्ट चेक करना है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम इन द सेंस कोई खाना देने से पहले, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं अगर तुम्हें खाना देना है तो पहले क्या करना, एस्पिरेट करना है। इफ़ इट इज़ मोर देन 100 ml नहीं देना है, लेस देन 100 ml वी कैन थिंक ऑफ। ठीक है, तो चेक और प्रोटोकॉल के हिसाब से जैसे बताया गया है, कोई बोलता है कि 30 ml मतलब प्रेस्क्राइब किया जाता है, अगर 30 ml रेसिडुअल है तो हम नहीं देंगे। ठीक है ना, वो प्रोटोकॉल के हिसाब से देखेंगे, पर थियोरिटिकली हम सोचते हैं कि अगर 100 ml से ज़्यादा है तो हमें नहीं देना। एस्पिरेट किए मोर देन 100 ml यू शुड नॉट डू इट, मतलब फिर फीडिंग नहीं देना, यू शुड होल्ड द फीडिंग। अगर लेस देन 100 ml है देन वी कैन गो फॉर। ठीक है, चेक रेसिडुअल वॉल्यूम्स कब चेक करना, एवरी 4 आवर्ली, हर 4 घंटे में रेसिडुअल वॉल्यूम को चेक करना है, बिफोर या फिर बिफोर ईच फीडिंग और बिफोर गिविंग द मेडिकेशन। तुम्हें रेसिडुअल वॉल्यूम को चेक करना हर 4 घंटे में, या फिर हर फीडिंग से पहले, या फिर हर मेडिकेशन देने से पहले। तो तुम्हें क्या करना है, रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब क्या, कितना बचा है, खाना कितना बचा है, कैसे देखोगे, दो एस्पिरेट करना पड़ेगा, एस्पिरेट करने के बाद मेजरमेंट करोगे। ठीक है ना, और मेजरमेंट करने के बाद क्या करोगे, फेंक दोगे वो नहीं, फिर रीइंसर्ट कर देना। ठीक है ना, तो निकालना भी है और अंदर भी डाल देना है फिर वापस। एस्पिरेट ऑल द स्टोमक कंटेंट, जिससे रेसिडुअल बोलते हैं, एंड मेजर द अमाउंट। यह है आफ्टर इंसर्शन। री इंस्टिल द रेसिडुअल कंटेंट, जो निकाले थे वो फिर वापस से डाल देना है, सो दैट यू कैन प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस। अगर तुम रेसिडुअल जो निकाले थे, मान के चलते हैं तुमने देखा कि 100 ml है, अगर निकाल के फेंक दोगे तो क्या होगा, तो जितना उसको फ्लूइड मिलना था, जितना इलेक्ट्रोलाइट मिलना था, वो तो बाहर आ गया। ठीक है ना, ऐसे प्रॉब्लम होगा, फिर तुम्हें वापस इसलिए डाल देना है, देयर विल बी बैलेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट एंड न्यूट्रिएंट वट एवर इट इज। Unless the residual contents appears abnormal or the volume is large or greater than 250 ml, अगर 250 ml से ज़्यादा है then you can think of कि हाँ इसको डिस्कार्ड करना है थोड़ा अमाउंट। ठीक है, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, कंटेंट जो दिख रहा है ना वो ज़्यादा हेमरेज है या फिर ऐसा कुछ है, या फिर ब्लीडिंग हो रहा है, इसीलिए तुम वापस से नहीं डाल सकते, वो केस में अलग बात है, अदरवाइज तुम डाल देना चाहिए। अगर तुम्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा है तो फिर जितना निकाले थे फिर अंदर डाल देना चाहिए। विदाउट अ फिल्डिंग, अच्छा कहाँ पर डिस्कार्ड करना मैंने बोला, विदाउट फिल्डिंग इफ द रेसिडुअल अमाउंट इज मोर देन 100 ml। अगर मोर देन 100 ml है देन यू शुड नॉट गिव द फीडिंग, यू शुड होल्ड, राइट। अगर 250 ml से ज़्यादा है देन यू कैन थिंक ऑफ डिस्कार्डिंग द रेसिडुअल कंटेंट। हम ये बोल रहे थे कि रेसिडुअल कंटेंट निकाल के फिर वापस डाल देना, लेकिन ये वाला केस में जहाँ पर 250 ml से ज़्यादा है देन यू कैन थिंक ऑफ कि हाँ थोड़ा सा हम फेंक देंगे। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस समझो, 250 ml एंड 100 ml का क्या मकसद है यहाँ पे बोलने का। कोई डाउट यहाँ तक 250 ml और 100 ml को लेके कोई डाउट है? नो सर। चलो नो। नेक्स्ट, बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू द ट्यूब लाइक इरिगेशन सोल्यूशन या फिर फीडिंग या फिर मेडिकेशन, एस्पिरेट द स्टोमक कंटेंट एंड टेस्ट द पीएच। वाई शुड यू गो फॉर दिस? मतलब मान के चलो बिफोर इंस्टॉलेशन मतलब क्या, तुम जब भी फीडिंग देने जा रहे हो, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मान के चलते हैं एनजी ट्यूब इज इन द प्लेस, एनजी ट्यूब लगाया गया है और तुम्हें खाना देने के लिए कोई बोल के चला गया कि तुम्हें फीडिंग दे देना है, तुम्हें क्या करना, तुम्हें वापस डाल मतलब एस्पिरेट करना है। एस्पिरेट करने के बाद तुमने देखा कि इफ इट इज मोर देन 100 ml देन यू शुड नॉट गो फॉर द फीडिंग, यू शुड होल्ड इट। इफ इट इज लेस देन 100 ml देन यू कैन थिंक ऑफ कि मुझे डालना है। ठीक है, मतलब फीडिंग देना है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जब तुम एस्पिरेट कर रहे हो यू शुड एस्पिरेट इट एंड देन टेस्ट फॉर द पीएच। क्यों टेस्ट करना पीएच को? पीएच टेस्ट क्यों करना है बताओ? जल्दी बताओ।
पीएच टेस्ट करके क्या फ़ायदा मिलेगा बताओ? नहीं ठीक से वो चेक करने के लिए। हाँ, कि जो एनजी ट्यूब है इसका टिप कहाँ पर है। नॉर्मली ये कहाँ पर होना चाहिए? स्टोमक के अंदर। अगर स्टोमक के अंदर होगा तो पीएच कितना मिलेगा? विल बी लेस देन 3.5। ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हो? चलो, द स्टोमक कंटेंट एंड द, हमें ये बोलना है कि जब फीडिंग देने जा रहे हैं तो फीडिंग देने से पहले जब हम एस्पिरेट कर रहे हैं तो एस्पिरेट करने के बाद इसको क्या करना, इसका कंटेंट जो है हमें पीएच टेस्ट कर देना है। पीएच टेस्ट में अगर इट इज़ लेस देन 3.5, अगर एग्जैक्ट तुम देखना चाहते हो तो लिटमस पेपर में जो कलर है ना, कलर को मैचिंग करना चाहिए। कलर मैचिंग ऐसे आता है ना, एक पैनल आता है ऐसे, कलर ऐसे करके होगा कलर। तो लिटमस पेपर डुबाया, डुबाने के बाद इसके कलर इसके साथ मैच करना है। तो जिसके साथ मैच होगा उसके हिसाब से यहाँ पे तो पीएच लिखा होगा, ये पीएच इतना है, ये पीएच इतना है, तो लिखा होगा। ठीक है ना? तो हमें पता चल जाएगा ना वो पीएच कितना है करके, ये 3.5 है, 4 है, वट एवर इट इज़, वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम द लाइन। मतलब ये रेफरेंस को देख के हम बता सकते हैं कि पीएच इतना है करके। ठीक है? इफ़ द पीएच इज लेस देन इक्वल टू 3.5 देन वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये स्टोमक के अंदर है ट्यूब, and then we can go for the feeding. If the irrigation is indicated, use normal saline solution. अगर irrigation के लिए बोला जाता है then we can use normal saline. Observe the client for fluid and electrolyte balance. जब NG ट्यूब लगाया जाता है and remove the adhesive tape daily. देखो ये कुछ important points हैं जो कि तुम्हें याद रखना चाहिए। तो पहला वाला क्या है? बिफोर इंस्टॉलेशन हमें पीएच चेक करना है, उसके बाद फीडिंग देना है। पीएच शुड बी लेस देन इक्वल टू 3.5 सो दैट यू कैन कंफर्म कि ये अंदर है स्टोमक के अंदर जो एनजी ट्यूब का टिप। इफ इरिगेशन, हमारा इरिगेशन के लिए अगर बोला जाता है देन इरिगेशन नॉर्मल सलाइन के साथ करेंगे। ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जब तक एनजी ट्यूब लगाया जाता है, क्योंकि एनजी ट्यूब लगाने से जो नॉर्मली जितना हम खाना खाते हैं, जितना मिनरल्स लेते हैं, जितना इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, वो शायद एनजी ट्यूब के थ्रू नहीं हो सकता, पॉसिबल थोड़ा सा कम है। तो इसलिए फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का पॉसिबिलिटी ये वाला केस में ज़्यादा है। सो बेटर वी शुड गो फॉर चेकिंग द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑलवेज। देन रिमूव द एडहेसिव टेप डेली, डेली एडहेसिव टेप को निकालना है। क्लीन एंड ड्राई द स्किन, असेस फॉर द एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन मतलब क्या? स्किन उखड़ जाना, मतलब स्किन निकल जाना। देन री अप्लाई द टेप। री अप्लाई मतलब वही दोबारा पुराना वाला नहीं डालना, नया वाला टेप डालना है यहाँ पे। परफॉर्म इरिगेशन एवरी 4 आवर्स टू असेस एंड मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द ट्यूब। परफॉर्म इरिगेशन इन द सेंस, इरिगेशन मतलब है हर बार 4 घंटे में तुम्हें क्या करना, पानी इसके अंदर डालना है ट्यूब के अंदर। अदरवाइज जो भी तुम 4-5 घंटे में एक बार खाना देते हो ना, वो क्या हो जाएगा, वो ट्यूब के अंदर रुक के फिर ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा। तो हर 4 घंटे में क्या करना, पानी इसके अंदर डालना है या फिर NS डालना है, सो दैट ये इरिगेट होता जाएगा। NS से बेहतर है कि पानी भी डालना, इरिगेट हो जाएगा और ये मतलब कंप्लीटली क्लीन हो जाएगा ट्यूब एंड पेटेंट रहेगा, ओपन रहेगा। जेंटली इंस्टिल 30 to 50 ml ऑफ वाटर और NS विद द सिरिंज। सिरिंज के साथ 30 से 50 ml वाटर या फिर NS को हम डालते हैं टू फ्लश द ट्यूब। ठीक है ना? एनजी ट्यूब को फ्लश करने के लिए 30 to 50 ml का वाटर या NS फ्लश किया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट बताओ? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि जब मेडिकेशन हम देते हैं तो कितना टोटल अमाउंट का फ्लूइड दिया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इरिगेशन के लिए इतना हमें चाहिए अभी। नेक्स्ट है फीडिंग प्रोसीड्यूर। जब हम फीडिंग देते हैं तो क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना चाहिए फॉर एनजी ट्यूब। प्रिस्क्रिप्शन पहले चेक करो कि फीडिंग के लिए कितना फ्रीक्वेंसी है, कितना अमाउंट है, क्या है, वो सारी चीज़ हमें प्रिस्क्रिप्शन चेक करना पहला वाला है। अगर रेसिडुअल है लेस देन 100 ml देन हमें फीडिंग देना है। और फीडिंग देने से पहले मैंने बोला था पीएच चेक करना, गैस्ट्रिक एस्पिरेट किए, पीएच चेक कर लिए, इट शुड बी लेस देन 3.5। लार्ज वॉल्यूम अगर एस्पिरेट होता है दैट इंडिकेट्स लाइक लार्ज वॉल्यूम इन द सेंस लाइक मोर देन 250 ml अगर एस्पिरेट हमने किया और मिला हमें मोर देन 250 ml, वो वाला केस में हमें ये पता चलता है कि देयर इज़ अ डिलेड इन द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, मतलब स्टोमक से खाना नीचे नहीं जा रहा और देरी हो रहा। वो वाला केस में क्या होगा, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द एस्पिरेशन। एस्पिरेशन होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, वी शुड रिमेंबर दैट।
अगर डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वोमिटिंग होने का और एस्पिरेशन होने का पॉसिबिलिटी है. सो वी शुड कीप इट इन माइंड. असेस द बावेल साउंड. बावेल साउंड को हर बार हमें चेक करना चाहिए. अगर कोई नॉर्मली तो ऐसे भी चेक करना चाहिए. अगर एनजी ट्यूब लगाया गया है तो बावेल साउंड गुड़ गुड़ करके साउंड आएगा, ठीक है ना. तो बावेल साउंड हमें हर क्वाड्रेंट में देखना है. अगर बावेल साउंड हमें ठीक मिला इसका मतलब बढ़िया फीडिंग अच्छा जा रहा है, बावेल मूवमेंट ठीक से हो रहा है. अगर बावेल साउंड एब्सेंट है, इफ़ द बावेल साउंड्स आर एब्सेंट देन होल्ड द फीडिंग. हमें होल्ड कर देना है, खाना नहीं देना, फीडिंग नहीं देना. तो क्या क्या है जहाँ पर हमें फीडिंग नहीं देना? नंबर 1, इफ़ द फीडिंग इज मोर देन एस्पिरेट्स इज ग्रेटर देन 100 ml. ठीक है, 100 ml से ज़्यादा एस्पिरेट किया, 100 ml से ज़्यादा है. इफ़ द pH इज ग्रेटर देन 3.5, ठीक है ना, हमें नहीं देना. ठीक है. नंबर 3, इफ़ द प्लेसमेंट इज रॉन्ग या फिर एब्सेंस ऑफ बावेल साउंड. एब्सेंस ऑफ बावेल साउंड इसका मतलब है जो हम खाना दे रहे हैं वो ठीक से पच नहीं रहा, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा, और हो सकता है कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो. जी ऑब्स्ट्रक्शन हो इसलिए बावेल साउंड एब्सेंट है, या फिर पैरालाइटिक इलियस हो. ठीक है. बावेल साउंड एब्सेंस इन द सेंस आइदर देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर देयर विल बी पैरालाइटिक इलियस. पैरालाइटिक इलियस. सो इन दैट केस वी शुड नॉट एडमिनिस्टर. ठीक है. सो इसमें याद रखना, अगर बावेल साउंड नहीं हो रहा इसका मतलब है पेरिस्टालिटिक मूवमेंट नहीं हो रहा है. ठीक है. सो इस कोई ना कोई गड़बड़ है तो हमें फीडिंग नहीं देना. ठीक है. सो पोजीशनिंग कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग द फीडिंग? देयर शुड बी हाइफालस पोजीशन. असेस द ट्यूब प्लेसमेंट कैसे करना? यू हैव टू एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेंट एंड मेजर द pH लाइक वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड. इट शुड बी लेस देन 3.5 सो दैट वी कैन कंफर्म कि ये स्टोमक के अंदर है. कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर. चलो नेक्स्ट है, नो सर. जब फीडिंग दे रहे हैं तो वार्म द फीडिंग टू द रूम टेम्परेचर. इसका मतलब जो खाना है ना तो रूम टेम्परेचर तक लेके आना चाहिए. मान के चलते हैं हम कोई भी खाना दे रहे हैं, वो हो गया राइस का मिक्सचर या फिर सूप. मान के चलते हैं सूप को अगर हम दे रहे हैं देन सूप शुड बी एट द रूम टेम्परेचर. ठीक है. अगर ये थोड़ा सा कोल्ड हुआ या फिर ज़्यादा हॉट हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा, या आइदर देयर विल बी क्रैम्पिंग या फिर डायरिया होगा पेशेंट को. तो इसलिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रहना चाहिए. जो भी हम खाना दे रहे हैं खाना का टेम्परेचर शुड बी एट द रूम टेम्परेचर, नॉट वेरी हॉट या फिर वेरी कोल्ड. अगर होता है तो फिर आइदर क्रैम्पिंग होगा नहीं तो डायरिया होगा पेशेंट को. यूज़ एन इन्फ्यूजन फीडिंग पंप फॉर कंटिन्यूस और साइक्लिक फीडिंग. इसका मतलब है इन्फ्यूजन फीडिंग पंप हम लगा देंगे अगर कंटिन्यूसली कोई पेशेंट को हमें कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके खाना देना है. तो इसमें क्या चाहिए? फीडिंग पंप चाहिए. ऐसा वाला पंप आता है, ये पंप को हम लगा देंगे सो ये कंटिन्यूसली फीडिंग देता रहेगा. ठीक है. हमारा मतलब वहाँ पे खड़ा होके कंटिन्यूसली फीडिंग देना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, तो मशीन को काम में लगा देंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द मशीन विच इज़ कॉल्ड एज इन्फ्यूजन फीडिंग पंप. ये इन्फ्यूजन फीडिंग पंप लगाने से क्या होगा? इट विल कंटिन्यूसली या फिर साइक्लिक फीडिंग इसमें सेट कर देंगे कि तुम 1 घंटे में खाना दो या फिर 2 घंटे में खाना दो. लेकिन याद रखना जो फीडिंग हम दे रहे हैं वो खाना 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए वो कंटेनर के अंदर. कंटेनर या फिर खाना दोनों को फेंक देना चाहिए. राइट. अगर वो खाना को हम 4 घंटे के बाद वहाँ पे रख लिए तो फिर देयर विल बी बैक्टीरियल ग्रोथ, तो नहीं रखना चाहिए. तो 4 घंटे के अंदर जो भी हम खाना दे रहे हैं दैट शुड बी मतलब कंप्लीटली मतलब पेशेंट को जाना चाहिए 4 घंटे के अंदर, ज़्यादा हम नहीं रखेंगे. फॉर बोलस फीडिंग अगर मान के चलते हैं किसी को कंटिन्यूस फीडिंग देना है, साइक्लिक फीडिंग देना है, तो हमने इन्फ्यूजन पंप लगा दिया. अगर एट ए टाइम बहुत ज़्यादा खाना देना है लाइक बोलस फीडिंग, तो हमें क्या करना? हाइफालस पोजीशन रखना है पेशेंट को फॉर 30 मिनट्स आफ्टर द फीडिंग. हमने फीडिंग दे दिया और पेशेंट को हाइफालस पोजीशन में 30 मिनट्स तक रखा. अगर लाई डाउन पोजीशन में रखेंगे तो फिर क्या होगा? देयर विल बी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स. ठीक है. तो हम मतलब उल्टा जाएगा खाना स्टोमक से इसोफागस के अंदर. व्हाट इज दैट कॉल्ड? गैस्ट्रो इसोफाजियल रिफ्लक्स. ठीक है ना, GR जैसे बोल सकते हैं, या फिर गैस्ट्रो इसोफाजियल रिफ्लक्स डिजीज, GRD. मतलब डिजीज अभी के लिए नहीं बोलेंगे गैस्ट्रो इसोफाजियल रिफ्लक्स बोलते हैं. फॉर ए कंटिन्यूस फीडिंग के लिए कीप द क्लाइंट इन ए सेमी फॉलोअर्स पोजीशन एट ऑल द टाइम्स. लाइक इन्फ्यूजन पंप हमने लगा दिया, कंटिन्यूस फीडिंग चाहिए तो हमें क्या करना?
मतलब हाई फॉलोस पोजीशन नहीं रखेंगे, रखेंगे क्या, सेमी फॉलोस पोजीशन ऑल द टाइम फॉर कंटिन्यूअस फीडिंग। अगर बोलस देना तो हाई फॉलोस पोजीशन। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें याद रखना चाहिए, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछने वाला है। तो फीडिंग के रिगार्डिंग क्या हो गया, 100 ml से कम है तो देंगे खाना। ठीक है, अगर खाना एस्पिरेट करने के टाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट का मिला, देन देयर इज अ रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो रहा, बावल साउंड सुनाई नहीं दे रहा, खाना नहीं देंगे। pH 3.5 से ज़्यादा है, नहीं देंगे। मोर देन 100 ml है, एस्पिरेशन करने के टाइम नहीं देंगे फीडिंग। ठीक है, पोजीशन क्या होना चाहिए, हाफ फॉलोस पोजीशन होना चाहिए। जब भी खाना देंगे उससे पहले हम एस्पिरेट करेंगे, चेक करेंगे pH, इफ़ इट इज़ लेस देन 3.5 कंफर्म है, टीथ कहाँ पर है, स्टोमक के अंदर है। ठीक है, खाना रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। एंड इन्फ्यूजन फीडिंग पंप लगा देंगे अगर कंटिन्यूस फीडिंग चाहिए। ठीक है, अगर लाटी टाइम ज़्यादा खाना दिया, बोलस फीडिंग चाहिए था पेशेंट को, तो हाई फॉलोस पोजीशन में 30 मिनट्स तक रखेंगे। कंटिन्यूस फीडिंग के लिए सेमी फॉलोस पोजीशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए। प्रिकॉशन क्या लेना है जब एनजीटीयू फीडिंग चल रहा हो, ऑलवेज असेस द प्लेसमेंट। प्लेसमेंट चेक करने के लिए हमें बहुत सारे टेक्निक्स पता है, बाउल मेथड है, देन हमारे पास एस्पिरेशन करके pH टेस्ट कराने वाला मेथड है। ठीक है ना, हमारे पास एक्सरे करने का मेथड है, हमारे पास ऑस्कल्टेशन वाला मेथड है। तो कोई भी प्लेसमेंट के लिए हम मेथड यूज़ करके प्लेसमेंट कंफर्मेशन करा सकते हैं। चेंज द फीडिंग कंटेनर एंड द ट्यूबिंग एवरी 24 आवर। जो ट्यूबिंग है, फीडिंग कंटेनर है, 24 घंटे में इसको चेंज कर दो। डू नॉट हैंग मोर सोल्यूशंस देन इज रिक्वायर्ड फॉर ए 4 आवर पीरियड, दिस प्रिवेंट्स बैक्टीरियल ग्रोथ। 4 घंटे के आगे हम कोई भी खाना को नहीं रखेंगे। ठीक है ना, खाना 4 घंटे के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी बैक्टीरियल ग्रोथ। चेक द एक्सपायरेशन डेट ऑन द फॉर्मूला बिफोर एडमिनिस्टरिंग। अगर कोई हमें रेडीमेड वाला खाना दे रहे हैं पेशेंट को, तो वो एक्सपायरेशन डेट चेक कर लेना चाहिए। एंड सेक, इसको अच्छा से मिक्स कर देना चाहिए बिफोर गिविंग। ठीक है ना, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ तो कोई डाउट बताओ रिगार्डिंग प्रिकॉशंस, नो सर। कोई डाउट? चलो, क्लास बोरिंग लग रहा है, क्लास बोरिंग लग रहा है क्या? नो सर। नो सर। नेक्स्ट है प्रिकॉशन में, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज असेस द बावल साउंड। बावल साउंड क्यों चेक करना चाहिए? अगर एब्सेंट होगा तो क्या करेंगे, देंगे फीडिंग क्या, हाँ या ना बोलो? नहीं देंगे। नहीं देंगे। ठीक है ना, एब्सेंट मतलब क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? नंबर 1, देयर में बी ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ या ना बोलो? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। नंबर 2, पैरालाइटिक इलियस, वेरी गुड, पैरालाइटिक इलियस। एडमिनिस्टर द फीडिंग एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट और वाया ग्रेविटी फ्लो। जो फीडिंग हम दे रहे हैं इसका रेट, जैसे मैंने बोला बोलस है या फिर कंटिन्यूस है, जो भी है, हमें प्रेस्क्राइब जैसा किया गया है उस रेट में देंगे, या फिर वाया ग्रेविटी फ्लो। ग्रेविटी फ्लो पता है, जो हम सिरिंज का प्लंगर निकाल देते हैं और ट्यूब के साथ लगा के फिर प्लंगर में खाना डाल देते हैं। ठीक है ना, सो इंटरमिटेंट बोलस फीडिंग दिया जाता है बाय ग्रेविटी, जैसे कि 50 to 60 ml सिरिंज लेते हैं, 50 या 60 ml का सिरिंज लेते हैं, उसके अंदर प्लंगर रिमूव करके फिर इसके अंदर खाना डाल देते हैं, वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे चला जाता है, और इसको थोड़ा सा हाइट में रखते हैं। शायद तुम्हें पता होगा जब एनजीटीयू फीडिंग किया हो तुम लोग। तो हमारे पास क्या, एक है वाया ग्रेविटी है या फिर प्रेस्क्राइब्ड रेट में है। जब प्रेस्क्राइब्ड रेट इन द सेंस व्हाट, इसमें सिरिंज का प्लंगर नहीं उठाएंगे, मतलब नहीं निकालेंगे। सिरिंज के अंदर 50 to 60 ml का सिरिंज लिया, इसके अंदर हमने खाना भर दिया, और फिर प्लंगर को, जैसे हम कोई भी मेडिकेशन IM या IV देते हैं, जैसे पुश करते हैं ना, वैसे रेट में स्लोली या फिर जैसे रेट में बताया गया है वैसे पुश करेंगे। या फिर यहाँ पर बोला वाया ग्रेविटी फ्लो, इसमें क्या करेंगे, प्लंगर को निकाल देंगे। इसमें हमें पुश नहीं करना, ग्रेविटी के हिसाब से, इसका वेट के हिसाब से फिर नीचे ऑटोमेटिक हो जाएगा। 50 से 60 ml वाला एक सिरिंज लेंगे, प्लंगर को रिमूव कर दिया, खाना डाल दिया, वो ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी फ्लो। जेंटली फ्लश विथ 30 to 50 ml ऑफ वाटर और NS यूजिंग इरीगेशन सिरिंज आफ्टर फीडिंग। खाने मतलब फीडिंग के बाद 30 से 50 ml का वाटर या फिर NS को लेके फ्लश करेंगे ट्यूब को, सो दैट देयर विल बी नो ब्लॉकेज।
कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर एनजी ट्यूब फीडिंग देते हैं, एनजी ट्यूब लगाए हैं, तो फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? नंबर है एस्पिरेशन का पॉसिबिलिटी है, डायरिया होने का पॉसिबिलिटी अगर खाना थोड़ा सा इधर उधर हुआ टेम्परेचर का, या फिर वॉमिटिंग हो सकता है, या फिर क्लॉग्ड ट्यूब भी ब्लॉक हो सकता है। सो दिस आर इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस। तो पहले समझते हैं एस्पिरेशन। एस्पिरेशन के लिए हमें इम्पोर्टेंट है क्या? वेरीफाई द ट्यूब प्लेसमेंट। क्यों? एस्पिरेशन तब होगा जब ये प्लेसमेंट क्या होगा इसका, ये निकल के ना ट्यूब चला जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, तब एस्पिरेशन का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सो एस्पिरेशन इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन जहाँ पर स्टोमक कंटेंट से बाहर निकल के आई मीन स्टोमक से निकल के वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला गया हो। सो इसीलिए हमें हर बार ट्यूब प्लेसमेंट को चेक कर लेना चाहिए। डू नॉट एडमिनिस्टर द फीडिंग इफ द रेसिडुअल इज मोर देन 100 ml। मेनी टाइम्स यू हैव डिस्कस्ड दिस। कीप द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड सो दैट एस्पिरेशन नहीं होगा। तो एस्पिरेशन ना होने के लिए क्या क्या मेजर्स हम लेते हैं? ट्यूब प्लेसमेंट देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, रेसिडुअल अगर ज़्यादा है मोर देन 100 ml हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। हेड एंड ऑफ द बेड को एलिवेट रखेंगे, इसका मतलब है हाई फॉलोस पोजीशन। हाई फॉलोस पोजीशन को रख सकते हैं या फिर सेमी फॉलोस पोजीशन रख सकते हैं अगर कंटिन्यूसली फीडिंग देना है। इफ एस्पिरेशन अकर्स, सक्शन चाहिए। अगर एस्पिरेशन हो गया है ऑलरेडी देन सक्शन करना पड़ेगा। एंड हमें क्या करना है? असेसमेंट करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में गया है एस्पिरेशन होके। हमें क्या चाहिए? रेस्पिरेटरी रेट चाहिए, ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग साउंड, मॉनिटर द टेम्परेचर फॉर एस्पिरेशन ऑफ निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया, एंड प्रिपेयर टू ऑब्टेन ए चेस्ट रेडियोग्राफ। क्या क्या करेंगे? एक है रेट देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेट, लंग साउंड देख रहे हैं, टेम्परेचर देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि जो एस्पिरेशन हुआ है वो निमोनिया होने के बाद इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद फीवर होगा, तो टेम्परेचर चेक कर लेना चाहिए। प्रिपेयर टू ऑब्टेन ए चेस्ट रेडियोग्राफ। लेकिन निमोनिया वाला केस में ना आफ्टर 48 आवर वो रेडियोग्राफ में दिखाई देता है, एक्सरे में दिखाई देता है मोस्ट कॉमनली, और बिफोर 48 आवर पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम, रेडियोग्राफ में अच्छा से दिखाई नहीं देता। प्रिपेयर टू ऑब्टेन ए चेस्ट रेडियोग्राफ। ठीक है, प्रिपेयर करेंगे सो दैट आगे जाके हम एक्सरे लेंगे, देखेंगे मतलब निमोनिया कितना हद तक हुआ है। देन देयर इज अनदर कॉम्प्लिकेशन कॉल्ड डायरिया। डायरिया होने का एक पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबल क्या? एक है असेस द क्लाइंट्स फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, नंबर 1 एक है टेम्परेचर डायरिया करा सकता है। टेम्परेचर अगर इधर उधर हुआ तो बेहतर है कि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में आना चाहिए खाना, एक नंबर 1। नंबर 2, लैक्टोज इंटॉलरेंस किस लोगों को होता है? किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो वाला केस में हमें लैक्टोज नहीं देना खाने में, लैक्टोज फ्री डाइट देंगे। यूज़ फाइबर कंटेनिंग फीडिंग। फाइबर कंटेनिंग फीडिंग अगर देंगे तो डायरिया थोड़ा सा कम होगा। एंड एडमिनिस्टर फीडिंग स्लोली एंड एट द रूम टेम्परेचर। सो डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं। वोमिटिंग कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? एडमिनिस्टर फीडिंग स्लोली। एंड फॉर बोलस फीडिंग मेक द फीडिंग लास्ट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। मतलब मिनिमम 30 मिनट्स तक खाना धीरे धीरे देना पड़ेगा बोलस फीडिंग अगर है तो। मेजर एब्डोमिनल गर्थ। एब्डोमिनल गर्थ मेजरमेंट करो। ठीक है, क्यों? गैसियस डिस्टेंशन होने का पॉसिबिलिटी है। वॉमिटिंग अगर है किसी को तो पॉसिबिलिटी है कि वो गैसियस डिस्टेंशन की वजह से हो, और इसलिए एब्डोमिनल गर्थ मेजरमेंट करना इंपॉर्टेंट रहेगा। डू नॉट अलाउ द फीडिंग बैग टू एम्प्टी। अगर फीडिंग बैग एम्प्टी हो जाता है, कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है तो जाएगा क्या? एयर जाएगा अंदर, तो एम्प्टी होने के लिए नहीं देंगे। डू नॉट अलाउ द एयर टू एंटर द ट्यूबिंग। Administer the feeding at the room temperature, elevate the head of the bed, administer antiemetic। इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो कि तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, सिंपल पॉइंट्स हैं। अगर वॉमिटिंग हो रहा तो फिर हमें क्या क्या करना चाहिए? फीडिंग स्लोली दो और 30 मिनट्स तक थोड़ा थोड़ा करके दो। एब्डोमिनल गर्थ मेजरमेंट करो, बैग खाली होने के लिए मत दो, एयर एंट्री होने के लिए मत दो, रूम टेम्परेचर में देना है खाना, हेड ऑफ द एंड को एलिवेट करके रखो, एंटीएमेटिक्स दो। दिस आर वॉमिटिंग मैनेजमेंट्स। अगर ट्यूब ब्लॉक हो गया हो तो ये वाला केस में क्या करेंगे? ज़्यादा जो मेडिकेशंस हैं हम प्रिफर करेंगे मेडिकेशन को। जो मेडिकेशन बहुत टाइप का आता है, जैसे कि एलिक्सर फॉर्म में आता है या फिर सिरप फॉर्म में आता है, और एक आता है जैसे लिक्विड फॉर्म जिसे बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म में 2 तरह का हो सकता है, एलिक्सर या फिर सिरप, या फिर मेडिकेशन टैबलेट वाला आएगा जो टैबलेट को हम क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करके पानी में मिला के फिर इसको
एनजी ट्यूब में देंगे। तो वो वाला केस में क्या होता है, जैसे मेडिकेशन को हमने क्रॉस किया, पाउडर बनाया, बनाने के बाद पानी में मिलाया और मिलाने के बाद एनजी ट्यूब में दिए, तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो पाउडर फॉर्म वाला या फिर जो टैबलेट वाला मेडिकेशन है वो ज़्यादा ब्लॉक करने का पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे जो मेडिकेशन लिक्विड फॉर्म में आता है वो एनजी ट्यूब के अंदर दें। टैबलेट्स को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल है। फ्लश द ट्यूब विथ 30 to 50 ml ऑफ वाटर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। फ्लश द ट्यूब विथ 30 to 50 ml ऑफ वाटर ऑफ NS बिफोर एंड आफ्टर द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिफोर एंड आफ्टर द बोलस फीडिंग। हर बार हमें 30 से 50 ml का, 30 to 50 ml का, ये वाला क्वेश्चन पूछा था, इस बार नारसेट में पूछा था 30 to 50 ml ऑफ वाटर या फिर NS फ्लश कराएंगे, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। इसका मतलब कितना अमाउंट का देंगे, अराउंड 100 ml का वाटर या NS हमें फ्लश करना पड़ेगा, बिफोर एंड आफ्टर देंगे, बिफोर 30 to 50 ml, आफ्टर अगेन 30 to 50 ml। सो टोटल कितना हुआ, 60 to 100 ml हमें यूज़ करना पड़ेगा पानी। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ था कि जैसे 20 to 30 ml का हमें पूरा चाहिए, कोई मेडिकेशन वगैरह देते हैं तो टोटल अमाउंट का वाटर हमें कितना चाहिए या फ्लूइड कितना चाहिए जो कि हमें फ्लश करने के लिए इम्पोर्टेंट है। 20 to 30 ml, 10 to 20 ml ऐसे करके था, और एक ऑप्शन में था 50 to 100 ml, ठीक है ना। तो ये आंसर था कि 50 to 100 ml का हमें क्या चाहिए, वाटर या NS चाहिए, जो कि हमें एक मेडिकेशन को देने के लिए या फिर एडमिनिस्टर करने के लिए थ्रू एनजी ट्यूब। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में था, या और भी एडवांस क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने हर चीज़ को यहाँ पे बारीकी से बता के जा रहा हूँ। फ्लश विथ वाटर एवरी 4 आवर्ली फॉर कंटिन्यूस फीडिंग। अगर कंटिन्यूस फीडिंग किसी का चल रहा तो फिर हमें हर 4 घंटे में फ्लश करना। नॉर्मली तो ऐसे भी करते हैं हम लोग, वो चाहे कंटिन्यूसली फीडिंग हो या फिर ना हो, हर 4 घंटे में हमें फ्लश करना चाहिए। कितना देंगे, 30 to 50 ml ऑफ वाटर और NS। इफ़ द क्लाइंट इज क्लाइंट वॉमिट्स, स्टॉप द फीडिंग एंड प्लेस द क्लाइंट इन द साइडलाइन पोजिशन। अगर एनजी ट्यूब लगाया गया है, क्लाइंट ने वॉमिटिंग कर दिया तो क्या करेंगे, फीडिंग को स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्लाइंट को साइडलाइन पोजीशन में लेके आ जाएंगे। सो साइडलाइन, वाई साइडलाइन पोजीशन, दिस विल डिक्रीज एस्पिरेशन, ठीक है ना, एस्पिरेशन कम करा देगा, इसलिए साइडलाइन पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, एंड सक्शन द क्लाइंट एज नीडेड, उसके बाद सक्शन करेंगे। तो क्या हुआ, एनजी ट्यूब फीडिंग करा रहे हैं, क्लाइंट ने वॉमिटिंग किया, पेशेंट वॉमिटिंग किया, क्या करेंगे, पहला वाला काम है स्टॉप द फीडिंग, नंबर 1, नंबर 2 साइडलाइन पोजीशन, नंबर 3 सक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये 3 पॉइंट्स याद रखना। अगर ये पूछ लेगा कि प्रायोरिटी के हिसाब से क्या करना है, तो पहला वाला स्टेप में क्या, स्टॉप, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 सक्शन, ठीक है। तो तीनों सीक्वेंस के साथ ऐसे आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर एनजी ट्यूब लगाया गया है तो हाउ टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन थ्रू एनजी ट्यूब। एनजी ट्यूब के साथ मेडिकेशन कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, अभी ये पढ़ रहे थे हम लोग। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन में क्या है, एक है एस्पिरेशन, डायरिया है, वॉमिटिंग है एंड क्लॉग्ड ट्यूब है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि एनजी ट्यूब के थ्रू कैसे हम मेडिकेशन एडमिनिस्टर करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, चेक द प्रिस्क्रिप्शन, क्या प्रिस्क्राइब किया गया है मेडिकेशन वो देखेंगे। प्रिपेयर द मेडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो कैसे प्रिपरेशन होगा, अगर टैबलेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्रॉस करके पाउडर बनाना पड़ेगा, या फिर अगर कैप्सूल है तो कैप्सूल को ओपन करने वाला कैप्सूल होना चाहिए, या फिर अगर एलिक्सर है तो बढ़िया है, ठीक है। तो अगर टैबलेट या कैप्सूल है तो हम पहले प्रिफर करेंगे कि अगर इसका कोई एलिक्सर आता हो। एलिक्सर मतलब क्या, एलिक्सर और सिरप दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों लिक्विड फॉर्म का मेडिकेशन है। सिरप है जो कि थोड़ा सा थिक है, एंड एलिक्सर है जो कि थोड़ा सा पतला है, ठीक है, मतलब वाटेरी टाइप का। ये थोड़ा सा मोटा है सिरप, एंड एलिक्सर है थोड़ा वाटेरी टाइप का। सो बेहतर कौन सा है, अगर सिरप और एलिक्सर बोलोगे, सो एलिक्सर इज मोर मतलब कंफर्टेबल और मोर प्रिफर्ड कंपेयर टू द सिरप, बिकॉज थिक मतलब ट्यूब के अंदर जाने के लिए वो भी ब्लॉक करा सकता है, पर एलिक्सर आराम से जा सकता है। सो बेहतर होगा अगर कोई टैबलेट या कैप्सूल हमें प्रिस्क्राइब किया गया हो और वो भी एनजी ट्यूब में देने के लिए, तो हमें पहले ये बोल देना चाहिए कि भाई हमारे लिए अगर कोई एलिक्सर आता है वो दे दो, ठीक है।
तो एलिक्सर इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। डिजॉल्व द क्रॉस्ड मेडिकेशन, अगर एलिक्सर नहीं आता तो हमें देना पड़ रहा है टैबलेट या फिर कैप्सूल देना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, टैबलेट को पाउडर बना दिया, उसके बाद या फिर कैप्सूल का जो कंटेंट है कैप्सूल को निकाल के उसके अंदर जो कैप्सूल के अंदर जो कंटेंट है उसको निकाल दिया, उसको 15 से 30 ml वाला वाटर के अंदर उसको घुलाएं, मतलब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद वो अच्छे से डिजॉल्व हो गया, ठीक है। डिजॉल्व होने के बाद फिर ग्लोब्स लगाओ, चेक द ट्यूब प्लेसमेंट। देखो क्या क्या मेथड है ट्यूब प्लेसमेंट के लिए। नंबर 1 ऑस्कल्टेशन, नंबर 2 जल्दी बताओ क्या मेथड है, बावेल मेथड, वेरी गुड। नंबर 3 एस्पिरेशन प्लस पीएच। नंबर 4 एक्सरे, ठीक है ना, एक्सरे। तो ये चारों मेथड है। प्लेसमेंट हमने देख लिया। अगर हमने देखा पीएच, तो पीएच कितना होना चाहिए बताओ, लेस देन 3.5। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 3.5, तब हम ये बोल देंगे कि हाँ ये स्टोमक के अंदर है। सो ग्लोब्स लगा लिया और ट्यूब को हमने चेक कर लिया, ठीक है। देन एस्पिरेट करेंगे, ठीक है। रेसिडुअल कंटेंट देखेंगे, तो रेसिडुअल कंटेंट कितना होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 100 ml, ठीक है ना। इफ इट इज मोर देन 100 ml देंगे क्या, नहीं, ठीक है, वेरी गुड। देन चेक फॉर द बावेल साउंड, बावेल साउंड देखेंगे। बावेल साउंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बताओ, होना चाहिए। होना चाहिए। इफ इट इज एब्सेंट, एब्सेंट है तो होल्ड कर दो, नहीं देना, ठीक है ना। चलो हर चीज यहाँ पे बताया हुआ है मैंने, ठीक है। ग्लोब्स लगाओ। मेडिकेशन देने के लिए हमने मेडिकेशन को क्रॉस किया, हर चीज़ किया, उसके बाद हमने ये सारे चेक कर लिया, प्लेसमेंट चेक किया, रेसिडुअल कंटेंट चेक किया, एंड देन बाउल साउंड चेक किया। उसके बाद क्या करेंगे, अभी मेडिकेशन देंगे। मेडिकेशन देने से पहले कितना देंगे, 30 to 50 ml ऑफ वाटर और NS। उसके बाद मेडिकेशन कितना ml का है, 15 to, जल्दी बताओ, 15 to 30 ml। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फ्लश करेंगे, कितना, 30 to 50 ml। 50 ml टोटल कितना हो गया बताओ। अपर रेंज ले लो, 50, ये हो गया 30, कितना 80, और ये हो गया 50, 130 ml है ना। अगर लोअर लिमिट लेके चलें, 30 हो गया, ये 15 हो गया 45, ये हो गया 30, कितना हो गया 75, ठीक है ना। सो हमें टोटल कितना अमाउंट का चाहिए फ्लूइड, 75 to 130 ml तक कुछ फ्लूइड चाहिए, ठीक है ना। अगर एक बार हम फ्लूइड मतलब मेडिकेशन देते हैं, इज इट क्लियर, हाँ या ना बोलो। यस सर। तो ऐसा वाला क्वेश्चन कुछ पूछा था एग्जाम में। चलो नेक्स्ट आते हैं। फ्लश विथ 30 to 60 ml ऑफ वाटर और नॉर्मल सलाइन, यहाँ पे 50 कर लो, याद रखने में आसानी होगा। 30 to 50 ml ऑफ वाटर और नॉर्मल सलाइन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है चीज़ें, तो पहले हमने क्या किया, स्टेप 1 प्रेस्क्रिप्शन देखा, नंबर 2 कौन सा मेडिकेशन है हमने देखा और प्रिपेयर करना शुरू किया। अगर वो टैबलेट है क्रॉस किया, कैप्सूल है तो कैप्सूल को ओपन करके उसको निकाला, या फिर हमें एलिक्सर मिलता है तो बढ़िया। डिजॉल्व किया, अगर क्रॉस्ड वाला मतलब टैबलेट मिल रहा है तो इसको हमने डिजॉल्व किया, कितना पानी में, 15 से 30 ml वाला वाटर में डाल के उसको क्या किया, मिक्स कर दिया। उसके बाद हमने पेशेंट को देखा, क्लाइंट का आइडेंटिटी, पेशेंट आइडेंटिटी देखा कि हाँ कौन सा पेशेंट को हमें देना है, बाय 2 आइडेंटिफायर्स एंड एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर टू द। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कितना आइडेंटिफायर से हमें पेशेंट को चेक करना चाहिए आइडेंटिटी, हाँ वही वाला पेशेंट है जिसको हमें मेडिकेशन देना। कितना आइडेंटिफायर चाहिए, 2 आइडेंटिफायर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई पेशेंट को मेडिकेशन देने से पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पेशेंट को, तो कितना चाहिए पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, लोग 2 लोग चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, पेशेंट को अभी मेडिकेशन रेडी है, पेशेंट रेडी है, हमें मेडिकेशन देना है, तो क्या करेंगे, ग्लोब्स लगा लिया, ट्यूब प्लेसमेंट देखा, रेसिडुअल कंटेंट देख लिया, इट इज़ लेस देन 100 ml, ट्यूब प्लेसमेंट स्टोमक के अंदर है, बाउल साउंड बढ़िया है। चलो आगे मेडिकेशन देंगे। तो पहले फ्लश किया, कितना, 30 से 50 ml या 60 ml का वाटर हमने दिया, या फिर नॉर्मल सलाइन दिया। उसके बाद क्या करेंगे, पिंच करेंगे, ट्यूब को पिंच करेंगे या फिर क्लैंप करेंगे, ठीक है। क्लैंप करने के बाद क्या करेंगे, अटैच द इरिगेशन सिरिंज, सिरिंज को अटैच कर दिया, ठीक है। देन नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ अटैच करके मेडिकेशन को उसके अंदर डाल दिया, सिरिंज के अंदर। प्लंगर तो हटा दिए हैं, सिरिंज के अंदर डाल दिया, ठीक है। या फिर
मतलब अगर सिरिंज को लगाते हैं तो मतलब जैसे प्रेस्क्रिप्शन किया गया है, देन रिलीज द पिंच, जो या फिर क्लैंप को निकाल देंगे या पिंच हटाएंगे और मेडिकेशन को अलाउ करेंगे जाने के लिए थ्रू ग्रेविटी, या फिर पुश करेंगे तो करेंगे। अभी मेडिकेशन चला गया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर फ्लश करेंगे, कितना 30 से 60 ml ऑफ वाटर और नॉर्मल सलाइन। देन उसके बाद क्या करेंगे, क्लैंप कर देंगे ट्यूब को, कितना मिनट के लिए, 30 से 60 मिनट के लिए, हाफ एन आवर टू 1 घंटे के लिए क्लैंप कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, फिर वापस से रिफ्लक्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मेडिकेशन, एंड देन डॉक्यूमेंट करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बताओ स्टेप्स क्या हुआ, एक एक स्टेप बताओ मुझे, ठीक है, एक एक स्टेप बताना। पहले हमने क्या किया, क्या देखा बताओ। नंबर 1 स्टेप हमने क्या देखा, प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रेस्क्रिप्शन। नंबर 2 प्रिपरेशन ऑफ द मेडिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन प्रिपरेशन किया तो हो सकता है हमें क्या मिला हो, टैबलेट मिला हो, या फिर कैप्सूल मिला हो, या फिर क्या मिला हो, एलिक्सिर मिला हो। अगर टैबलेट मिला है तो कितना मिलाएंगे, 15 to 30 ml ऑफ वाटर, 30 ml ऑफ वाटर, ठीक है, मिला दिए, मिक्स कर दिया, ठीक है। नंबर 3 हमने क्या करना, यहाँ पे असेसमेंट करना है, मतलब सॉरी आइडेंटिफाई करना, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई बाय 2 आइडेंटिफायर्स, ठीक है। नंबर 4 क्या करेंगे, ग्लोब्स लगाओ, ठीक है, डन ग्लोब्स। देन क्या करेंगे, असेसमेंट करना, क्या असेसमेंट करना, प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब, प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब, ठीक है। और उसके बाद क्या, जल्दी बताओ, गैस्ट्रिक कंटेंट जो एस्पिरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, व्हाट इज दैट, रेसिडुअल, रेसिडुअल। देन और क्या, बबल साउंड, ये बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। नंबर 5 स्टेप, 5 स्टेप में क्या करेंगे, फ्लश करेंगे, फ्लश करेंगे, कितना बताओ, 30 to 50 60 ml, 60 ml ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लश कर दिया, देंगे क्या, मेडिकेशन, ठीक है, मेडिकेशन कितना, 15 to 30 ml वाला जो वाटर है, ठीक है ना, दे देंगे। उसके बाद मेडिकेशन के बाद, अच्छा ये फ्लश करने से पहले ना, फ्लश कर, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ मतलब ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे फ्लश करने से पहले जो ग्लोब्स लगा लिया, सब कुछ कर लिया, अभी क्या करना, सिरिंज को अटैच करना, हाँ या ना बोलो, यहाँ पे अटैच द सिरिंज, सिरिंज को अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद क्या करेंगे, पोर द मेडिकेशन, मेडिकेशन इसके अंदर डाल देंगे, हाँ या ना बोलो, बात समझ रहे हो। या फिर अटैच करने के बाद सिरिंज क्या करेंगे, पिंच करेंगे, पिंच मतलब समझ रहे हो, पिंच या क्लैंप करेंगे। उसके बाद मेडिकेशन को डाल दिया, मेडिकेशन डालने के बाद क्या होगा, इसको खोल देंगे, ठीक है ना, ओपन द पिंच, ओपन द क्लैंप, या क्लैंप को निकाल देंगे। अभी क्या होगा, मेडिकेशन अंदर चला गया, ठीक है ना, बात समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे, फिर फ्लश करेंगे, हाँ या ना, फ्लश करेंगे वही 30 to 60 ml ऑफ वाटर। उसके बाद क्या करेंगे, फ्लश करने के बाद क्लैंप, क्लैंप करेंगे कितना मिनट के लिए, 30 to 60 मिनट्स, 30 मिनट, ठीक है ना। ये हो गया पूरा स्टेप, ऐसे करना है हमें, बात समझ गए, हाँ या ना बोलो। सो दिस इज हाउ वी कैन एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। सो दिस इज रिगार्डिंग द नाजो गैस्ट्रिक ट्यूब या एनजी ट्यूब के अंदर हमें क्या क्या केयर देना है, कैसे देना है, वो सारे चीज़ें। अभी आते हैं जिसे बोलते हैं नाजो जेजुनल ट्यूब, या इसे बोलते हैं फ्रेक्का ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेक्का ट्यूब। फ्रेक्का ट्यूब ये कहाँ से जाता है, दिस इज फ्रॉम नोज टू जेजुनम, ठीक है ना। अभी जो एनजी ट्यूब था वो कहाँ से कहाँ तक जाता था, नोज टू स्टोमक, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें कितना सेंटीमीटर का था वो लेंथ, 105 टू, जल्दी बताओ, 105 टू 120 सेंटीमीटर का, 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी हमें कहाँ तक चाहिए, जेजुनम, यहाँ पे क्या चाहिए, 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोज टू स्टोमक के लिए हमारे पास कौन सा मेथड था, नेक्स्ट मेथड या फिर नेमो मेथड, ठीक है। चलो हाँ, नोज टू ईयर देन जेफिस्टर्नम, जैफर्ड प्रोसेस, ठीक है ना। तो वो मेथड हमने अप्लाई किया, स्टोमक तक आ गया। उसके बाद हमने क्या करना,
30 सेंटीमीटर ऐड कर देना, वो जाएगा किधर, जेजुनम के अंदर। इज ए क्लियर? हाँ या ना बोलो, ये समझ में आ रहा है ना। नाजो जेजुनल ट्यूब का लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऐसा ही लेंथ मेजरमेंट चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेका ट्यूब या नाजो जेजुनल ट्यूब। इट इज इंसर्टेड विद द हेल्प ऑफ फ्लूरोस्कोपी और विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी या फ्लूरोस्कोपी करके इसको अंदर डालना है। लेंथ कैसे मेजरमेंट करेंगे, लेंथ ऑफ द एनजी ट्यूब प्लस 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। इंडिकेशंस फॉर द एनजी ट्यूब टू एनजे ट्यूब। क्यों हमें नाजोगैस्ट्रिक से नाजोजेजुनम ट्यूब को चूज करना, हमें तो नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब से देना है। अभी क्यों नाजोजेजुनम ट्यूब क्यों चूज करेंगे, ठीक है ना। व्हाट आर द इंडिकेशंस? नंबर 1 इंडिकेशन, अगर किसी को ड्यूडेनल फिस्टुला है, इसका मतलब क्या, मान के चलते हैं ये हो गया स्टोमक, स्टोमक के बाद आता है ये ड्यूडेनम। मान के चलते हैं किसी को ना ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पे कोई फिस्टुला हो गया, वो और कोई ऑर्गन के साथ ऐसे बना लिया, ओपनिंग हो गया ऐसे, तो जो भी हम कंटेंट खाएंगे वो जाएगा किधर, दूसरा कोई ऑर्गन के अंदर चला जाएगा। इसलिए अगर या फिर एनजी ट्यूब लगाएंगे तो एनजी ट्यूब तो इधर तक है, जो भी कंटेंट जाएगा फिर नीचे वो अदर बाईपास होके चला जाएगा दूसरा कोई ऑर्गन के अंदर। तो हमें क्या चाहिए, ये इसको बाईपास करना, तो जाएगा किधर, ये जेजुनम के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर ड्यूडेनल फिस्टुला है तो वो केस में नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब नहीं लगा सकते, एनजे ट्यूब लगाना, नाजोजेजुनम ट्यूब या फ्रेका ट्यूब लगाना है। अगर किसी को अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है एंड नॉट टॉलरेटिंग एनजी ट्यूब, पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास कहाँ तक ओपनिंग है, पैनक्रियास का ओपनिंग वही तो ड्यूडेनम के अंदर है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है या ना, ऐसे जाएगा। यहाँ पे है ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम, यहाँ पे होगा तुम्हारा पैनक्रियास, ठीक है। तो हमें जाना है किधर, अगर यहाँ पे एंड कर दिया ट्यूब तो वो पैनक्रियाटाइटिस के वजह से यहाँ पे जो पैनक्रियास मान के चलते हैं, अब अगर हम थोड़ा सा फैटी खाना खा लिया तो पैनक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, पैनक्रियाटिक लाइपेज चाहिए, तो वो वाला केस में पैनक्रियास को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, पैनक्रियास और भी थोड़ा झेल नहीं पाएगा, मान के चलो पैनक्रियास को थोड़ा काम करने से ज़्यादा पेनफुल रहेगा। पैनक्रियास अगर पेनफुल होता है हमें भी पेनफुल होगा, तो हमें इसको बाईपास करना, किधर जाएंगे, जेजुनम के पास। तो ये पैनक्रियाटाइटिस में हमें बाईपास करके आगे जाना है ड्यूडेनम को, सो दैट द न्यूट्रिएंट विल बी डायरेक्टली administered into the jejunum. Maximum time we can use nasal tube is for 4 weeks only. 4 हफ्ते के लिए हमें बस नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज़ कर सकते हैं, मतलब 1 महीने के लिए मैक्सिमम हम एनजी ट्यूब को लगा सकते हैं। लेकिन आफ्टर 4 वीक्स अगर हमें क्या करना, अगर 4 हफ्ते के बाद भी हमें चाहिए तो हमें क्या चाहिए, पीजी ट्यूब चाहिए या फिर एफजी ट्यूब, फीडिंग गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब चाहिए, पीजी या फीडिंग गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है, या फिर एफजे ट्यूब मतलब फीडिंग जेजुनोस्टोमी ट्यूब चाहिए, ठीक है ना, या फीडिंग जेजुनम ट्यूब चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट मेथड है ना ये नाजोजेजुनल ट्यूब जो है वो दे सकते हैं 4 हफ्ते के लिए मैक्सिमम टाइम, ठीक है, नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब। लेकिन नाजोजेजुनल ट्यूब हम थोड़ा मतलब एक्चुअली भी 4 वीक से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, थियोरेटिकली हम बता रहे हैं पर नहीं लगाना चाहिए 4 वीक से ज़्यादा। तो मैक्सिमम नाजोजेजुनल ट्यूब हो या फिर नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो वो 4 हफ्ते के लिए मैक्सिमम रह सकता है। अगर 4 हफ्ते के लिए ज़्यादा टाइम के लिए हमें चाहिए फीडिंग और वो भी ट्यूब के साथ, देन वी शुड गो फॉर द सर्जिकल ट्यूब्स लाइक पीजी, देन फीडिंग गैस्ट्रोस्टोमी या फीडिंग जेजुनोस्टोमी, ठीक, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी गैस्ट्रोस्टोमी यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर फीडिंग गैस्ट्रोस्टोमी या फिर फीडिंग जेजुनोस्टोमी ट्यूब हम लगा सकते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ पीजी ट्यूब, ये वाला ट्यूब देख सकते हो जिसे बोलते हैं पीजी ट्यूब, ठीक है। पीजी ट्यूब का फुल फॉर्म कौन बताएगा? परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी गैस्ट्रोस्टोमी। Yes. So this is also called as gastrostomy tube, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज परक्यूटेनियस एंडोस्कोपी गैस्ट्रोस्टोमी या फिर गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लगा सकते हैं, जिसको हम 4 से 6 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। 4 हफ्ते से कम हम नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब या फिर नाजोजेजुनल ट्यूब यूज़ करते हैं। 4 हफ्ते के बाद अगर हमें चाहिए न्यूट्रिशन
मतलब लंबा टाइम के लिए काम करेगा ये अगर पीईसी ट्यूब लगाते हैं। कितना टाइम के लिए रह सकता है? 4 से 6 हफ्ते के लिए। ठीक है, थोड़ा और लेंथ इसका बढ़ जा रहा है या फिर ड्यूरेशन इसका बढ़ जाएगा। तो अगर पार्ट्स बात करें तो इसमें गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब या पीईसी ट्यूब का तो एक आता है जो कि हम बेसिकली क्या करते हैं ना, ये एब्डोमेन के ऊपर एक ओपनिंग करते हैं, वो जाएगा किधर? डायरेक्टली स्टोमक के अंदर। ठीक है, और स्टोमक के अंदर क्या रहेगा? एक बैलून रहेगा इन्फ्लेट होकर, तो ये अपना प्लेस में रहेगा। और एक है एब्डोमेन के ऊपर एक डिस्क जैसा, ये भी एक मतलब एब्डोमेन के ऊपर और नीचे, ये दोनों ना एंकर जैसा, ये पूरा अपना पोजीशन में फिक्स होकर रहने के लिए 2 डिफरेंट डिस्क है, बेसिकली बैलून मान के चलो। ठीक है, तो एक है बैलून पोर्ट, यहाँ पे देख सकते हो बैलून पोर्ट, जो कि बेसिकली क्या करेगा? ये बैलून को इन्फ्लेट करेगा। ठीक है, ये बैलून को इन्फ्लेट करने से, ये तो डिस्क रहता है, ये कोई बैलून नहीं है ऊपर वाला, दिस इज नॉट ए बैलून, दिस इज डिस्क, मतलब ये फिक्स है। ठीक है ना, ये फूलेगा नहीं। फूलेगा कौन सा? ये जो अंदर वाला है, तो ये फूल जाएगा। फूलने से क्या होगा? पूरा टाइट होकर फिक्स होकर रहेगा अपना पोजीशन पे। तो एक है, इसमें 3 पोर्ट रहता है। एक पोर्ट है जो कि बैलून पोर्ट होगा, बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए हमने क्या किया? एब्डोमेन के ऊपर एक ओपनिंग किया, डाल दिया ट्यूब। ट्यूब डालने के बाद क्या होगा? ये जो डिस्क है ऊपर रहेगा और जो अंदर वाला है ट्यूब अभी तक इन्फ्लेट नहीं हुआ है, तो बैलून पोर्ट के अंदर हमने क्या करना? थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन या फिर पानी जो भी अंदर डाल देंगे तो बैलून क्या होगा? इन्फ्लेट हो जाएगा। ठीक है, और फिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेडिसिन पोर्ट है और दूसरा फीडिंग पोर्ट है। एक पोर्ट को यूज़ करेंगे फॉर मेडिकेशन, दूसरा पोर्ट फीडिंग के लिए यूज़ करा जा सकता है। सो दिस आर 3 डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ द पीईसी ट्यूब। यहाँ पे गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब का जो एक्चुअल ट्यूब है वो कुछ इस टाइप का है, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल्स्टर है जिसे बोल सकते हो, जो कि बैलून जैसा फूल जाएगा, और ये वाला एक्सटर्नल क्रॉस बार है जो बाहर रहेगा, और ये सारे अडेप्टर्स हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली 2 यहाँ पे बताया गया है, एक है मेडिकेशन के लिए, दूसरा बेसिकली जो कि हम ये बोल्स्टर को फुलाने के लिए या फिर क्या बोल सकते हैं, जैसे बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी द रियल पीईसी ट्यूब विच इज़ ऑलरेडी प्लेस्ड इन ए पेशेंट। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे पीईसी ट्यूब को कहाँ पर लगाया जाता है? यू हैव टू मार्क इट कि अम्बलिकस के ऊपर रहता है बेसिकली। ठीक है ना, स्टोमक तो यहीं पे है, तो अम्बलिकस के ऊपर रहेगा डेफिनेटली, एंड बेसिकली ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड या फिर बिलो द एपिगैस्ट्रिक रीजन बेसिकली। ठीक है, तो अम्बलिकस के ऊपर डेफिनेटली ये रहेगा, अम्बलिकस के नीचे नहीं। ठीक है, अम्बलिकस के नीचे अगर होगा तो वो कोलोस्टोमी होगा। ठीक है, याद रखना। सो आइदर वो राइट साइड में कोलोस्टोमी होता है या फिर लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट कोलोस्टोमी जिसे वेट कोलोस्टोमी बोला जाता है, ड्राई कोलोस्टोमी अंदर राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड में वेट कोलोस्टोमी। तो मतलब ये आगे पढ़ेंगे, जब हम कोलोस्टोमी पढ़ेंगे वो अलग बात है। तो यहाँ पे अम्बलिकस के नीचे अगर जाते हैं तो वो कोलोस्टोमी हो सकता है, ऊपर होए तो फिर डेफिनेटली ये गैस्ट्रोस्टोमी है। अब यहाँ पे पीईसी ट्यूब इज एन प्लस। नेक्स्ट आता है फीडिंग जेजुनोस्टोमी या गैस्ट्रोस्टोमी का, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? These methods are used for the patients who need nutrition for a long period of time, more than 4 weeks, that we already have discussed. जो जेजुनोस्टोमी या गैस्ट्रोस्टोमी, नॉट जेजुनो ट्यूब, मतलब नाजो जेजुनो ट्यूब, वो उसके बारे में नहीं है। जेजुनोस्टोमी ट्यूब या गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब लाइक पीईसी ट्यूब, इसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इट विल रिमेन फॉर मोर देन 4 वीक्स। जो नाजो गैस्ट्रिक ट्यूब या फिर नाजो जेजुनल ट्यूब हम यूज़ करते हैं, इट विल रिमेन फॉर मैक्सिमम 28 डेज। पर उससे ज़्यादा अगर हमें चाहिए देन यू कैन गो फॉर द पीईसी ट्यूब। FJ, feeding jejunum is preferred in a coma patient as feeding gastrostomy will result in aspiration. या नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब अगर लगाते हैं सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एस्पिरेशन। बेहतर है कि जेजुनोस्टोमी या फिर पीईसी ट्यूब लगाना इज़ बेस्ट फॉर द कोमा पेशेंट। नाउ देर इज़ अनदर ट्यूब कॉल्ड सैंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब। यहाँ पे अच्छा अभी पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बताओ? नेक्स्ट क्लास में। ज़्यादा हो रहा है क्या? अभी बाउंस हो रहा है? यस सर। अच्छा देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। अभी नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग सैंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब पढ़ेंगे, मिनेसोटा ट्यूब पढ़ेंगे, एंड देन विल टॉक रिगार्डिंग द कंट्राइंडिकेशन ऑफ द एंट्रल फीडिंग
एंड देन कॉम्प्लिकेशंस, एंड देन विल टॉक अबाउट द पेरेंट्रल फीडिंग। देखते हैं पेरेंट्रल न्यूट्रिशन के अंदर इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख सकते हो, अगर जीआई ट्रैक्ट बढ़िया है, पेशेंट इज़ अनेबल टू कंज्यूम, बट पेशेंट खाना नहीं खा सकता, वो वाला केस में अगर 7 दिन से कम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7 दिन के कम के अंदर वो ठीक हो जाएगा, एंड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट is only for, or the supportive nutritional requirement is only for few days and is less than 7 days, तो हमें पेरिफेरल वेन आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं। 7 दिन से अगर कम है, अगर सपोर्टिव मैनेजमेंट अगर चाहिए न्यूट्रिशन का, 7 दिन से कम है, देन पेरिफेरल वेन आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं। अगर 7 से 28 दिन का है रिक्वायरमेंट है उसको, तो नाजो गैस्ट्रिक या फिर नाजो जेजुनम ट्यूब लगाएंगे, वो 7 से 28 दिन तक काम करेगा। अगर 4 हफ्ते के ऊपर है तो 4 हफ्ते के ऊपर अगर चाहिए न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट, पेशेंट को नीड चाहिए, तो पीईजी ट्यूब लगा देंगे। फॉर लॉन्ग टर्म और परमानेंट सर्जिकल ट्यूब्स लाइक फीडिंग गैस्ट्रो या फिर जेजुनोस्टोमी लगाएंगे। ठीक है। इफ़ एंट्रल न्यूट्रिशन इज कंट्राइंडिकेटेड, दिस आर रिगार्डिंग द एंट्रल फीडिंग। अगर एंट्रल ट्यूब नहीं लगा सकते तो हमें क्या देना पड़ेगा? टीपीएन। ठीक है। अगर टीपीएन देना, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, और वो भी लेस देन 2 वीक्स है, तो पेरिफेरल वेन में देंगे। अगर मोर देन 2 वीक्स का चाहिए टीपीएन, देन विल गिव इन द सेंट्रल वेन्स। देखो इसमें बहुत चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें चाहिए। दिस आर रिगार्डिंग द एंट्रल फीडिंग। एंट्रल फीडिंग, तो एंट्रल फीडिंग में अगर 7 दिन से कम चाहिए तो आईबी फ्लूइड लगा देंगे। 7 दिन से 28 दिन तक एनजी ट्यूब या एनजे ट्यूब लगाएंगे। 4 हफ्ते के ज़्यादा अगर न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है तो पीजी ट्यूब लगाएंगे। लंबा टाइम के लिए और चाहिए तो फिर जेजुनोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी कर देंगे। ठीक है। और अगर एंट्रल फीडिंग नहीं दे सकते, पेरेंट्रल चाहिए, तो 2 हफ्ते से अगर कम चाहिए पेरेंट्रल फीडिंग तो पेरिफेरल वेन में देंगे। मोर देन 2 वीक्स चाहिए अगर टीपीएन तो देंगे सेंट्रल वेन में। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आगे पढ़ेंगे ये सारे चीज़ें, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज का क्लास कैसा था बताओ? थ्योरी थोड़ा मतलब एक्सटेंसिव था या फिर तुम्हें कैसा लगा बताओ क्लास? थोड़ा सा फीडबैक दे दो मुझे। सर अच्छा लग रहा है। बहुत कुछ सीखे, अच्छा लगा। अच्छा, मतलब थोड़ा सा डिटेल में था या फिर तुम्हें कैसा लगा? समझ में नहीं आ रहा या फिर अच्छा से समझ में आया या फिर कैसा था बताओ? या फिर थोड़ा स्पीड हो गया या फिर स्लो हो गया? क्या लग रहा है क्लास बताओ? ठीक ठाक था? हाँ बोलो। मैं ऐसा अच्छा था। ठीक है, तो मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये वाला पीडीएफ जहाँ तक हमने पढ़ा है अभी तक, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। देखो न्यूट्रिशनल नीड्स के अंदर बहुत ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है, डेफिनेटली बड़ा टॉपिक भी है, तो इसको थोड़ा सा हम टाइम लेके कवर करेंगे। ठीक है, चलो ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।